आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में है। ठीक है, सत्यता पूछ रहा है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य जो है 2040 रखा है। उसके बाद है भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2032 रखा है। और तीसरा जो है भारत को $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है ये 29 से 30 है। उसके बाद भारत ने जो चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है वो 2026 है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से देखिए केवल एक ही सत्य दिख रहा है, तो इसमें केवल एक सत्य होगा। आइए इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आइए देखिए क्या है कि भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है ये 2030 को रखा है, ना कि 2032 को रखा है। जो ऑप्शन में 32 था वो यहाँ पे 30 होगा। उसके बाद है भारत को $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है ये 2027 से 28 के बीच में है। और भारत ने जो चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है ये 2028 नहीं 2027 होगा, 2027 रखा है। और साथ ही साथ चंद्रयान 5 जो है उसका भी लॉन्चिंग डेट एक्सपेक्टेशन जो है रख दिया गया है चंद्रयान 5 का। चंद्रयान जो 5 है इसका एक्सपेक्टेशन डेट जो है अभी भारत की तरफ से, जिसको जापान के साथ मिलकर करेंगे हम लोग, ये 2028 है। तो चंद्रयान 4 जो है 27 है, चंद्रयान 5 जो है ये 2028 होगा। तो इसमें केवल एक कथन सत्य है, ठीक है, बाकी कोई इसमें सत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। बड़ा ही ये मनोरंजक क्वेश्चन होता है, ये इनर्शिया वगैरह का संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखिए देखते हैं। 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, 20 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। दोनों गेंदें समान गति से चल रही हैं। गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए इसका उत्तर बिल्कुल क्या होगा, ए होगा। क्यों ए होगा? आइए इसकी कुछ कॉन्सेप्ट से उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है ये फार्मूला। तो दोनों का अगर हम देखते हैं, आपको m दिया हुआ है, m दिया हुआ है, उसके आधार पे हम लोग v को निकाल लेते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 कर देंगे हम लोग, और मतलब इसका इधर उधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 और इधर 2 को करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि v1 जो है ये √2 * v2 आ रहा है। यानी v2 से जो √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो v1 की वैल्यू आएगी, और v1 की वैल्यू ये दर्शाएगी कि जो वो v2 से है तेज है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कथन जो एक है वो सत्य होगा, और उसी आधार पे 10 केजी वाली जो गेंद है वो 20 केजी वाली गेंद से अधिक होगी। ठीक है, उसकी गति जो होगी। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, देखिए यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी समान है, दो अलग अलग द्रव्यमान है, तो हल्का वाला जो वस्तु का वेग है भारी वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक होगी, ये बात बोल रहा है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ये बहुत मतलब स्टेटमेंट में पूछे, चाहे अगर इसको आप तुक्का भी लगाते हैं, अगर न्यूमेरिकल में पूछ देगा तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर गतिज ऊर्जा समान है और दो अलग अलग द्रव्यमान है तो इसमें हल्का वाला जो वस्तु का वेग होगा वो भारी वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक होगी, हमेशा ये होगा, हमेशा। एक और कांसेप्ट समझ लीजिए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी वाली वस्तु का संवेग जो है, संवेग इंपल्स जो होता है, हल्के वाले वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक होगा। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तीसरा जो है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की संवेग समान है, इंपल्स ही अगर उसका इक्वल है, तो हल्का वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है भारी वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक होगी। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको देख लीजिएगा। अगले उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद जो है डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ये बहुत ही एक शानदार भाषण था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। तो देखिए 14 से 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया गया था। उन्हीं के द्वारा यह प्रसिद्ध भाषण को दिया गया था कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो है, मतलब उनका जो भाषण था उसको इसी नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था 14 अगस्त 1947 को। फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान, जवाहरलाल नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, और इनका कार्यकाल जो है अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, यानी 2025 तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने ही जो है कार्य किया है। इन्होंने ही सबसे ज्यादा अभी तक कार्य किया है। ठीक है, कार्यकाल जो इनका रहा है 1947 से 1964 तक रहा है। अभी याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा लंबा काल तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी जवाहरलाल नेहरू को ही है। मोदी जी अभी भी इनसे कम है। अगला है जो इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत पूछता था ये क्वेश्चन, अब इधर भी तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन पूछता रहा ये पुस्तक का नाम। उसके बाद ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू जो है लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जब अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन याद रखिएगा, मुद्रास्फीति भी बढ़ रहा है और मंदी भी है, तो वैसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यह वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं मंदी की स्थिति एक साथ होती है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कीमतें और बेरोजगारी दोनों में वृद्धि होती है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में याद रखिएगा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जो है कीमतों में भी वृद्धि होती है, साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। स्क्यूफ्लेशन याद रखिएगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और मुद्रा का संकुचन हो रहा है। यहाँ पे मुद्रा का संकुचन, मंदी नहीं,
मुद्रा का संकुचन हो रहा है, तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्यूफ्लेशन बोलते हैं, एस्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। इसके बाद आइए, एस्क्यूफ्लेशन में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है एवं कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी होती है। ये उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा, एस्क्यूफ्लेशन का उदाहरण हो जाएगा कि कुछ वस्तुओं की कीमतों में और सेवाओं में वृद्धि भी होती है और कुछ वस्तुओं की कीमतें और सेवाओं में कमी भी होती है। इसके बाद देखिएगा, स्लो डाउन एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में, उसका अर्थ क्या होता है, तो स्लो डाउन वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें जो जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन उसका ग्रोथ रेट कम रहता है। मान लीजिए आप तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, उस तरह से, तो वही स्लो डाउन ऐसे शब्द मतलब ऐसी स्थिति को बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर यदि किसी तिमाही में मतलब 3-3 माह पे अगर जो जीडीपी की हम लोग ग्रोथ रेट को चेक करते हैं, तो अगर किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं। तो जब तिमाही में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है तो उसको हम लोग संकुचन बोलते हैं। यदि लगातार कम से कम 2 तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर नकारात्मक हो रही है तो ऐसी स्थिति को हम लोग मंदी कहते हैं, मंदी। याद रखिएगा, लगातार 6 महीना अगर आप कह सकते हैं कि आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव जा रहा है तो ऐसी स्थिति को मंदी कहा जाता है। डिप्रेशन क्या होता है, तो 3 माह, मतलब 3 बार इसको आप लोग देखते हैं। वह अवस्था होती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ साथ अविस्फीति भी होती है। मतलब सॉरी, इसमें हम आपको ये बोल दिए कि 3 माह में होता है, नहीं 3 माह में नहीं। डिप्रेशन वो वर्ड होता है कि वह अवस्था होती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ साथ अविस्फीति, डिफ्लेशन भी होता है। ठीक है। मेल्टडाउन क्या होता है, तो मेल्टडाउन का तात्पर्य वित्त बाजार का तेजी से गिरना होता है। जो भी फाइनेंशियल मार्केट होता है अगर तेजी से गिर रहा है तो उसको हम लोग इकोनॉमिकली किस टर्म से संबोधित करेंगे, मेल्टडाउन से करेंगे। अब देखिए, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई का मतलब होता है कि जब आपकी मुद्रास्फीति का दर क्या है, 3% से कम है। जब मुद्रास्फीति मतलब कीमतों में बढ़ तो रही है लेकिन वो कीमतें 3% से कम से बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति को रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। चलती हुई मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं, जब मुद्रास्फीति की दर जो होती है 3 से 10% के बीच में होती है। और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, जब मुद्रास्फीति की दर जो है 10 से 20% होती है। कूदती हुई मुद्रास्फीति जो होती है, इस मुद्रास्फीति की दर जो है 20% से अधिक होती है। और अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन जब होता है, जब दर जो है मुद्रास्फीति का जो दर है वो 3 अंकों में आ जाता है। उदाहरण जैसे 2000 के दशक में जो आपका जिम्बाब्वे में ऐसी मुद्रास्फीति आई थी। तो याद रखिएगा, रेंगती हुई में 3% से कम, चलती हुई में 3 से 10% के बीच मुद्रास्फीति है और दौड़ती हुई में 10 से 20% के बीच में आपका मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है। और अति मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रास्फीति सॉरी कूदती हुई मुद्रास्फीति में 20% है। और अति मुद्रास्फीति में जब 3 अंक से आपका जो दर बढ़ता है, यानी 100%, 200%, 250%, इस तरह से जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसको हम लोग अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असत्य है? विधि की आत्मा मॉन्टेक्यू, सामाजिक संविदा रूसो, बृहत ज्ञानकोश वॉल्टेयर, कॉमन सेंस टॉमस पेन। तो इसमें पूछता है कौन सा असत्य है, तो इसमें तीसरा जो है असत्य होगा। बृहत ज्ञानकोश के रचयिता जो है ये वॉल्टेयर, मतलब इनका वॉल्टेयर नहीं थे, इनका जो थे दिदरो थे, दिदरो थे। आइए इसको एक बार समझते हैं। बृहत ज्ञानकोश की रचना जो है दिदरो ने की थी, ना कि वॉल्टेयर ने किया था। आइए देख लेते हैं किसकी किसकी रचना के प्रमुख रचनाकार कौन कौन सी रचना के। विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेग्यू इसके रचनाकार थे। कॉमन सेंस के जो रचनाकार है टॉमस पेन है, टॉमस पेन है। अब आइए 7वें नंबर क्वेश्चन पे। अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। इंग्लैंड की, ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, लुई 16वें को फांसी कब दिया गया, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ और बैस्टिल का पतन कब हुआ। इसका मिलान करना है, तो इसका मिलान जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। इसको रटने वाला चीज है, इसको आंख बंद करके चुपचाप से रट लेना है ताकि एग्जाम में आए तो आपको देखते ही उसका आंसर आना चाहिए। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी ये 1688 में। कब हुई थी? 1688 में। लुई 16वें को कब फांसी दिया गया था? तो 21 जनवरी 1793 को दिया गया था। फ्रांस में जो है दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। बैस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो 14 जुलाई को मनाई जाती है। फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकृति कब दिया गया था? तो 27 अगस्त 1789 को दिया गया था। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1791 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इंडिया गेट, रमप्पा मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया और 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए, रमप्पा मंदिर को शामिल किया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और एक बार हम देख भी लेंगे कि कौन कौन सा भारत में किस सूची में शामिल है। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा उत्तर को देखते हैं हम लोग। देखिए, रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भारतीय स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले एक तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, तो इसमें 4 नाम आएंगे। अजंता गुफा, अलोरा गुफा, आगरा का किला और ताजमहल। देखिए, चारों का जो वर्ष है ये 1983 है। जैसे अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, अलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है। तो शुरुआती दौर में भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद जो है सूर्य मंदिर कोणार्क जो है 1984 में, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो है इसको भी 1984 में 2 को इस समय किया गया था। इसके बाद गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स को 1986 में और खजुराहो मंदिर समूह को भी 1986 में, हम्पी स्मारक समूह को भी 1986 में और फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह को भी 1986 में शामिल किया गया था। इसके अलावा और देख लीजिए कौन कौन सा है। तो यहाँ पे पूरा एक चार्ट ही दे दिया गया है। जैसे पटदल मंदिर समूह जो है इसको 1987 में, एलिफेंटा जो गुफाएं हैं इसको भी 1987 में, यहाँ पे देखिए किस किस क्षेत्र में स्थित है वो दिया हुआ है। सांची के बौद्ध स्मारक जो है 1989 में मध्य प्रदेश में जो है, हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली में है, कुतुब मीनार स्मारक समूह 1993 दिल्ली में है, महाबोधि मंदिर 2002 गया बिहार। याद रखिएगा ये बिहार वाला आपका है। 2002 में सबसे पहली बार जो आपका महाबोधि मंदिर है इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफा 2003 में मध्य प्रदेश में है। लाल किला स्मारक समूह ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको 2007 में शामिल किया गया था जो दिल्ली में है। जंतर मंतर ये भी आपके राजस्थान में 2010 में शामिल किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नालंदा महाविहार बिहार से 2016 में बिहार में इसको शामिल किया गया था। अहमदाबाद शहर को 2017 में किया गया था। विक्टोरिया गोथित एंड आर्ट
2018 मुंबई में किया, मुंबई में है इसका क्षेत्र, वहां से किया गया था। जयपुर शहर को 2019 में किया गया था। रमप्पा मंदिर देखिए 2021 में तेलंगाना में है, उसको किया गया था। धौलावीरा को 2021 में गुजरात में उसको किया गया। और मोइदम ये 43वां बना था जो 2024 में असम में था। और अभी जो रिसेंट है 2025 का ये है, इसको अलग से याद रखिएगा। मराठा सैन्य परिदृश्य जो है ये 2025 में 44वां बना था, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उसको शामिल किया गया था। तो एक तो बिहार वाला, दूसरा लाल किला मराठा सैन्य परिदृश्य, इसको भी याद रखिएगा। इसके पहले 2024 में 43वां मोइदम असम वाला बना था। ये एक मृतकों का टीला है राजशाही परिवार का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, ये आपका जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। बाल्टोरो बियापो हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है? ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो देखिए ये ट्रांस हिमालय में है। और इसको आज आप हिमालय के पूरे चरणों को ही देख लीजिए, कौन कौन सा हिमालय कहाँ है। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, इसी को हम लोग तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं इसी को। तो ट्रांस हिमालय जो है ये महान हिमालय या बृहत हिमालय जो ग्रेट हिमालय है उसके उत्तर में स्थित है। और इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत की श्रेणी आती है। याद रखिएगा ट्रांस हिमालय के ही अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत की श्रेणी आती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, गॉडविन आस्टीन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 है। इसका ऊंचाई जो है 8611 है। और विश्व की मीटर, याद रखिएगा मीटर में, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो राकापोसी है ये लद्दाख में स्थित है। ये लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी, तो ये लद्दाख श्रेणी में जो आता है राकापोसी, सबसे तीव्र ढाल वाली विश्व की ये चोटी है। इसके अलावा इसमें विभिन्न ग्लेशियर्स हैं जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाको, हिस्पर, ये सब ग्लेशियर्स कहाँ स्थित हैं? तो ये सब ट्रांस हिमालय में भी है। और ये भी याद रखिएगा बूंजी जो गार्ज है, बूंजी गार्ज जो है ये भारत की सबसे गहरी गार्ज जो है, जिसकी जो गहराई है लगभग 5200 मीटर है। और इसका जो निर्माण है सिंधु नदी करती है। तो बूंजी गार्ज याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है जिसकी गहराई जो है 5200 मीटर है। आगे बात करें तो ये था आपका ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो बृहत हिमालय ट्रांस हिमालय को ITSZ इन द सैंक्पो-सेचुअल जोन, इन द सैंक्पो-सेचुअल जोन के द्वारा अलग करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इसका ऊंचाई जो है 8848.46 मीटर है। और इसको वहां पे सागर माथा भी कहा जाता है। कहां पे? तो क्या बोलते हैं, नेपाल में। अगर हम बात करते हैं कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, ये जितने भी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं सब आपके ये बृहत हिमालय श्रेणी में आते हैं। बृहत हिमालय के मध्यवर्ती भाग में ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। और इस पर्वत श्रेणी को काटकर बनने वाली नदियां जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा है, जो कि पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। लघु हिमालय जिसको हम लोग लोअर हिमालय भी बोलते हैं या मध्य मिडिल हिमालय। तो देखिए लघु हिमालय जो है ये बृहत हिमालय से MCT का फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा द्वारा अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। इस श्रेणी में जो है पीर पंजाल, याद रखिएगा लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है, मसूरी है, नाग टिब्बा है, महाभारत है, ये सब श्रेणियां लघु हिमालय में स्थित है। बृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इत्यादि आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। छोटे छोटे घास जो ढलान वाले घास होते हैं ना, वहां पे जो घास निकलते हैं उसको मर्ग, और उत्तर कश्मीर में और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब जो है लघु हिमालय में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब कहाँ स्थित है? तो ये सब आपके लघु हिमालय में स्थित है। सबसे नीचे में आ जाइए शिवालिक, इसको हम लोग निम्न या बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो शिवालिक जो है लघु हिमालय से MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है और यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जैसे काठमांडू घाटी। ठीक है। पश्चिम में इसे दून या द्वार के नाम से कहा जाता है। पश्चिम में इसको दून और पूर्व में इसको द्वार, यहाँ पे पूर्व छूट गया है, पूर्व में इसको द्वार के नाम से कहते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, आप लोग सुने भी होंगे, देहरादून हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया। तो पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार। आगे बात करते हैं कश्मीर हिमालय जो है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में नहीं भी पूछा गया तो बहुत बार ये वाला एग्जाम में पूछा गया। तो कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरन की खेती की जाती है। करेवा एक चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है। देखिए जैसे ये एक मान के चलिए पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पे जितना भी चीज है सब ये गलेगा, सड़ेगा, पकेगा, सब यहाँ आएगा नदी के द्वारा, पानी के द्वारा। उसी तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इकट्ठा हो जाता है, जो मिट्टी का जो एक नया परत इकट्ठा होता है, इसी को हम लोग करेवा बोलते हैं। और ये जाफरन की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। चलिए आगे बात करते हैं। शिवालिक जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान से किसके द्वारा अलग है? HFF के द्वारा अलग है, जिसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहा जाता है। तो सब आपको इसे बता दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है ये इतिहास से संबंधित है। भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो याद रखिएगा भगवान महावीर जो थे 30 वर्ष की अवस्था में किए थे और बुद्ध जो थे ये 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। यहीं पे दोनों का कंपैरिजन याद रखिएगा। महावीर जो थे 30 वर्ष की अवस्था में, बुद्ध जो थे 29 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध को जो है 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर को जो है 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक जो है ये ऋषभ देव को माना जाता है। और 24वें गुरु कौन थे? तो भगवान महावीर थे। 24वें गुरु कह लीजिए, तीर्थकर कह लीजिए, तीर्थकर इसमें शब्द का उपयोग किया जाता है गुरुओं के लिए। तो टोटल इसमें 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें 24वें जो थे ये आपके महावीर थे। चलिए आगे बात करते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। चलिए आगे बात करते हैं। भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग जो है 13 महीने पश्चात, गृह त्याग के 13 महीने पश्चात जो है वस्त्र का त्याग कर दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र का त्याग कब कर दिया था? तो 13 महीने बाद कर दिया था। और 42 वर्ष की अवस्थी में जृंबिका ग्राम
में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जैसे गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम जो है 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था और इनको एक समूह में बांट दिया था, और मतलब एक समूह में बना दिया था जिसको हर एक समूह के एक अध्यक्ष होते थे, जिसको गणधर कहा गया, जिसको गणधर कहा गया। तो इन समूहों के मतलब जो 11 लोगों का एक समूह था, हर समूह को एक एक उन्होंने उसमें बांट दिया था, और हर एक जो समूह था उसके अध्यक्ष को गणधर कहा गया है। आगे बात करते हैं 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हुई थी, और उस दिन दीपावली का दिन था, ये भी याद रखिएगा, दीपावली का दिन था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं जो भगवान महावीर ने जो है 5वां व्रत जो ब्रह्मचार्य है उसको दिया था। 4 अणु व्रत तो आपको पता ही है, जिसको 23वें तीर्थंकर ने दिया था, और जो 5वां अणु व्रत था ब्रह्मचार्य वाला उसको जो है महावीर स्वामी ने दिया था। नहीं तो जो 4 अणु व्रत थे उनको पार्श्वनाथ ने दिया था, जो 23वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में बांट दिया था, अणु व्रत और महाव्रत। अणु व्रत जो था ये गृहस्थ वाले लोगों के लिए था, और महाव्रत जो था ये मुनियों के लिए था। ठीक है, आगे बात करते हैं अनिकांतवाद या स्यादवाद दर्शन जो है ये इनका आत्मा कहा जाता है। जैन धर्म का जो आत्मा है इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनके प्रिंसिपल्स को बताया गया। अनिकांतवाद या स्यादवाद ये एक प्रकार की फिलॉसफी है। जब तक आपके मस्तिष्क में कोई भी चीज रहती है अनिकांत रहती है, जब आपके मुख से लिपि के रूप में निकलती है तो वो स्याद हो जाती है, उसी को इसमें बताया गया अनिकांतवाद या स्यादवाद। ये उनके प्रिंसिपल हैं, जैन धर्म के प्रिंसिपल। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सूचियों का मिलान करना है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, माई स्कूल माई प्राइड अभियान और मांझी वसुंधरा अभियान। ये वाला एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी करंट अफेयर्स का है और ये सारे आपकी योजनाएं और अभियान से संबंधित है। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा ये सी होगा। आइए इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं और क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया था, और आपको पता है नाम से पता चला ये किसानों के लिए संबंधित है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान ये गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया था। यहाँ पे जैसे 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक कल्याण योजना के तहत 100% कवरेज करने के प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को में बदलाव लाना है, समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। मांझी वसुंधरा अभियान ये वाला पूछा गया है, ये आपके महाराष्ट्र सरकार द्वारा था, और पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इसको किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको पूरा चीज ही समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा ही आज लेंस से संबंधित मायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये सब आपको आज समझ में आ जाएगा। तो देखिए मायोपिया जो होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। मायोपिया में नजदीक की वस्तु को तो आप देख पाते हैं, दूर की वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं, तो मायोपिया में। और इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का उपयोग करके मानव की आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। याद रखिएगा, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट आप देख पाएंगे, दूर की वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। मायोपिया में जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या या जिसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, वो कम जाती है। क्या हो जाती है? कम जाती है। मायोपिया जिसको होता है उसमें लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है या फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है, और मायोपिया में जो है निकटस्थ वस्तु जो है मतलब नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मैंने आपको यही बताया था। अब मायोपिया में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है तथा जो आपका दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है। इसके बाद एक अलग मायोपिया के बाद एक अगला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट इसका अपोजिट समझ लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, सॉरी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और हाइपरमेट्रोपिया में पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की जो मोटाई होती है, नेत्र लेंस की मोटाई वो घट जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसका उपचार है। जैसे निकट दृष्टि दोष में मतलब निकट, अच्छा इसका जो शब्द है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष बोल लीजिए या मायोपिया बोल लीजिए, दोनों सेम है। देखिए आपको देखिए मायोपिया में हो क्या रहा है, दूर की वस्तु को आप नहीं देख रहे, निकट की वस्तु को आप अच्छे से देख ले रहे हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? निकट दृष्टि दोष। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं, और इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जरा दृष्टि दोष को हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, इसको द्विफोकसी लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म जो है, अबिंदुकता जो है, इसको बेलनकार लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। मोतियाबिंद जो कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं, इसको ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। और वर्णदत्ता जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। मतलब ये आपके कुछ टर्म्स थे जो आपको समझने थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है कथन एक विचार करना है। विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि का निर्माण जो है मिश्र धातु से किया जाता है। कारण मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता है उनकी अवयवीय धातुओं से कम होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन एक, कथन और कारण सही है, कारण और कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखिए इसमें जो उत्तर जो है ना, ये इसमें कथन जो है सही है लेकिन कारण जो है गलत है। क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, मिश्र धातु जो होती है, मिश्र धातु का उपयोग जो होता है विद्युत इस्त्री, टोस्टर इत्यादि को सामान्य विद्युत तापमान युक्तियों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि जो होता है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है उनकी अवयवीय धातुओं की अपेक्षा जो होती है अधिक होती है, अधिक होती है, ना कि कम होता है। तथा मिश्र धातु का उच्च ताप पर जो होता है शीघ्र ही उपचयन हो जाता है, शीघ्र ही जो उपचयन है वो नहीं होता है, मतलब जो दहन है वो नहीं होता है। इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने डिकी बर्ड प्लान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह का वर्ड कभी आता है तो हम लोग के लिए एकदम वो हो जाएगा, आपका फुल टॉस हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे बहुत यूनिक नेम है और हम लोग इसको किसी अन्य नाम से जानते हैं, डिकी बर्ड प्लान को नहीं जानते हैं। तो लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, इसको किसने लाया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने लाया था। और इसी डिकी, जैसे 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। डिकी एक व्यक्ति थे, देखिए हम आपको भी बताते हैं। इसे जो है इम्मा योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्मा।
इम्मा योजना भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली के प्रांतीय गवर्नर जो कि असेंबली में इसे हेस्टिंग इम्मा जो थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और डिकी बर्ड प्लान की योजना जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सम्मुख रखा था, जिसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया था। कहा गया था कि यह योजना जो है बाल्कनीकरण को बढ़ावा देगी और इसमें देश का हिस्सा और अशांति को जन्म देगा, इसलिए इसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, डिकी बर्ड प्लान को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। डिकी बर्ड प्लान को एक समिति द्वारा पारित किया गया था, जिसमें सर हेस्टिंग जो थे वो थे, सर जॉर्ज एबल जो थे वो थे, और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो थे। अब देखिए, लॉर्ड लिथगो ऑप्शन में चुकी था, इसके बारे में समझ लीजिए। लॉर्ड लिथगो के समय जो प्रांतीय चुनाव हुआ था वो 1937 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो शुरू हुआ था इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड इरविन जो है, इनका समय काल 1926 से 31 रहा है। इनके समय में ही साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था प्रथम वाला वो हुआ था, जैसे प्रमुख घटनाएं घटी थी। लॉर्ड वेवेल जो है, इनका समय काल 44 से 47 है, और इनके समय नौसेना विद्रोह तथा कैबिनेट मिशन भारत आया था, और भी छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, प्रमुख घटनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हिंदी का है पानी, मनी, रानी, कहानी। तो याद रखिएगा, पानी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नॉर्मली ऐसा देखिए, प्रायः जो होता है द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है वो पुल्लिंग होती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग होती है, जैसे चांदी, शराब, चाय, स्याही आदि। अन्यथा जो द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती है वो पुल्लिंग होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका हिंदी है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? वित्त मंत्रालय बिल्कुल होता है, प्रशासनिक मंत्रालय बिल्कुल होता है, नियंत्रक एवं महापरीक्षक ये बाद में आता है इसका काम। ये पैसे, जैसे आप सरकारी पैसा का खर्च किए, जब आप पैसा का खर्च कर देंगे उस समय इसका जरूरत पड़ता है, तो तैयारी में इसका काम नहीं आता। ये तैयारी के बाद, मतलब पैसा खर्च कर दिया उसके बाद जांच करने आता है कि पैसा कहां खर्च किए हैं, सही किए कि गलत किए, तो तैयारी के बाद आता है, तैयारी में नहीं आता। वित्त आयोग बिल्कुल आता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बजट की तैयारी प्रक्रिया से सीधे शामिल नहीं होता है। वित्त मंत्रालय बिल्कुल होता है। केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रारूप पर मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। एक चीज और यहाँ से समझ लीजिएगा कि जो बजट होता है उससे एक दिन पहले जो होता है आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के साथ परामर्श करके जो है बजट का अंतिम प्रारूप जो है तैयार किया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रशासनिक मंत्रालय देखिए इसमें किस प्रकार से सहयोग करता है। तो यह विभिन्न सरकारी विभाग और क्षेत्र जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि का प्रबंधन करते हैं। ये बजट तैयारी प्रक्रिया में इनपुट प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। नई योजनाएं और परियोजनाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं और प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के समक्ष रखते हैं। तो याद रखिएगा, ये बजट तैयारी प्रक्रिया में इनपुट प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर बात करते हैं तो इनका अगर टोटल अनुच्छेद हम बात करेंगे तो 148 से 151 तक है। 148, 149, 150, 151। तो कैग जो है, जैसे कैग होगा इसका 148 में जिक्र किया गया। ये भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखा परीक्षण का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। इसका कार्य मुख्य रूप से बजट के क्रियान्वयन के बाद होता है। यही बात मैंने बोला था, यह बजट की तैयारी या उसके प्रारूपण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है, क्योंकि इसका काम खर्च के बाद की जवाबदेही को सुनिश्चित करना होता है। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग ये इसका अनुच्छेद 280 में प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं, यह एक संवैधानिक आयोग है और इसका मुख्य कार्य जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का सिफारिश देना होता है, और यह बजट के व्यय और जो राजस्व मुद्दों को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित भी करता है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट के लिए अनुच्छेद जो है 112 का जिक्र है। बजट के लिए अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया और इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से पटल पर रखवाया जाता है। इसकी जो अवधि होती है देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। बजट का जो समय काल जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अगर बात करते हैं रेलवे बजट को आम बजट से जो है कब पृथक किया गया था, तो एक वर्ष समिति थी 2021 में, और इसी की सिफारिश को मान के 1924 में इसको पृथक कर दिया गया था। फिर 2017 तक भारत जो है 1924 से लेकर 2017 तक दो अलग अलग बजट पेश करता था, रेलवे बजट और आम बजट। बट 2017 में रेलवे बजट को आम बजट के साथ एक साथ कर दिया गया था, जब आपकी एनडीए की सरकार थी, और इसे यूनियन बजट कहा गया था दोनों को मिलाकर। राष्ट्रपति से हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदन के पक्ष रखवाते हैं। बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये बात याद रखने वाला है। धन विधेयक का संबंध जो है अनुच्छेद 110 से है। और स्वस्थ भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के, स्वस्थ नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे आर के षणमुखम सेट्टी थे। ये भी याद बहुत बार पूछा गया आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन में। सबसे अधिक बजट पेश किसने किया है? तो सबसे अधिक बजट पेश है मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है, पी चिदम्बरम ने 9 बार किया, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार किया, और निर्मला सीतारमण जी लगातार 8वीं बार 2025 में पेश किए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये आपके करंट का क्वेश्चन है, समझिए इसको। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण जो है 1 मई 2025 को पूरी बीच उड़ीसा में शुरू किया गया। दूसरा है भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया। तीसरा है 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बोलता है केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, केवल 1। तो इसका देखिए जो सत्य है वो 2 और 3 सत्य है, क्योंकि जो पहला वाला है वो उड़ीसा के तट पर नहीं हुआ था, बल्कि जो है आपका द्वीप में हुआ था, जिसको घोघला बीच कहते हैं, वहां पे हुआ था। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है बीच 2025 का जो पहला संस्करण है ये 19 मई 2025 को जो है घोघला बीच में हुआ था। और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं घोघला बीच कहां स्थित है? तो द्वीप में स्थित है, दमन द्वीप जो है ना वही द्वीप में स्थित है। 19 मई 2025 को भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सख्त बनाने के लिए, याद रखिएगा अलग मतलब कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, सागर में सम्मान नामक पहल शुरू किया था। तो याद रखिएगा सागर में सम्मान पहल किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। तो और किसके द्वारा? तो भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सागर में सम्मान नामक पहल शुरू किया था। इसी प्रकार
गुयाना है, जो गुयाना, यहाँ पे भगवान हनुमान जी की एक 16 फीट की ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये अफ्रीकन देश है। आगे आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है मिजोरम, गोवा के बाद त्रिपुरा जो है आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है, नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे जाती है, ऊपर की ओर जाती है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन को हमेशा घुमा फिरा के पूछ ही देता है। देखिए लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार जो होता है उसके वास्तविक भार से हमेशा अधिक होता है, कब? जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। क्या होती है? लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। देखिए एक नॉर्मल जो समीकरण होता है लिफ्ट में जो सवार पिंड के भार का जो समीकरण होता है, वेट जो होता है, ये भार इसको बोलते हैं। भार जो होता है वो मास, द्रव्यमान इनटू जी, ग्रेविटी, और प्लस माइनस ए मतलब ऊपर नीचे जाने के क्रम में ए का वैल्यू जो होता है वो दिखाई देता है। तो देखिए केस 1 क्या बनता है? केस 1 बनता है जब लिफ्ट एक समान वेग से, मतलब जो आपका वेलोसिटी है जो अगर समान है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी ही समान वेग से चल रही है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही हो जाएगा। तो जब लिफ्ट एक समान वेग से चल रही है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, उस स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो आपका भार है वो आपके वास्तविक वेट के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में भार जो है अपरिवर्तित होता है। मान लीजिए आप 10 केजी के तो 10 केजी दिखाई दीजिएगा। अगला बात करते हैं जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से नीचे आ रहा होता है, ए की वैल्यू 0, फिर उस स्थिति में भी सेम वही वाला आपका कंडीशन हो जाएगा, भार जो है आपके अपरिवर्तित हो जाते हैं। केस 3 देखिए, अगर लिफ्ट जो है ए त्वरण से ऊपर जा रहा है और पॉजिटिव है, तो देखिए mg तो हो ही रहा है, मतलब आपका जो भार है वो तो हो ही रहा है, प्लस ma भी हो जा रहा है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप खुद देखिए प्लस हो रहा है, यानी बढ़ रहा है भार, तो भार यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस स्थिति में लिफ्ट में सवार पिंड का भार बढ़ जाता है। ठीक है। केस 4 जो है, अगर लिफ्ट जो है ए त्वरण से नीचे आता है तो ए में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर आप इसको देखिएगा तो आपके मेन जो वेट है उससे अगर आपको एम ए माइनस कीजिएगा तो कम वैल्यू आएगा। तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार पिंड का भार क्या होता है? घट जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार घुमा फिरा के पूछा है। अगला जो एक केस है, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा, मतलब कोई फ्री फॉल हो गया तो एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से गिरेगा। तो इस स्थिति में अगर ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाएगा तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 में एम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपको इस स्थिति में लिफ्ट में सवार पिंड का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एक कंडीशन आता है कि ए की वैल्यू जी से अधिक हो जाए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू जी से अगर अधिक हो जाती है तो लिफ्ट जो होता है नीचे जा रहा होता है, और यहाँ पे mg माइनस ma, और यहाँ पे जो वेट होता है ये मतलब निगेटिव में चला जाता है, और इस स्थिति में लिफ्ट में सवार पिंड जो है छत से सट जाएगा, जाकर चिपक जाएगा, धड़म गिर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परिग्रहण अभिक्रिया, कृत्रिम त्वरण, नाभिकीय संलयन पर यह आधारित होता है। इसमें देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। यह उच्च तापमान पर दो ड्यूटेरियम जब दो ड्यूटेरियम नाभिक आपस में जो है संलित होते हैं तो हीलियम नाभिक का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया में उच्च परिणाम में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम का अगर हम बात करते हैं निर्माण किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करते हैं परमाणु बम के बारे में, तो परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, और ये अनियंत्रित होती है। ठीक है, सिद्धांत पर काम करती है। परमाणु बम का निर्माण जो है ओपेनहाइमर ने किया था। कृत्रिम त्वंतरण रेडियो सक्रियता की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का है, तो देख लीजिएगा, ये आपका वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। उसके बाद का भी क्वेश्चन इंग्लिश का है। इसके बाद आ जाइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में पहले सत्याग्रही कौन चुने गए थे? मतलब बीपीएससी तो इसको बहुत बार पूछ चुका है, और दरोगा नॉर्मली उसी का कॉपी मारते रहता है। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है बिहार में नवंबर में शुरू हुआ था, नवंबर 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनमानस की सहमति के बिना भारत को शामिल कर दिया गया था, और इसी कारण जो है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में शुरू किया गया था। सितंबर माह में 1940 में अक्टूबर माह में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, और बिहार में जो है नवंबर में शुरू हुआ था। तो भारत के स्तर पर प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे बहादुर थे। अगर हम बिहार में पहले बात करते हैं, बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह बने थे, और दूसरे जो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा बने थे। अगर बात करते हैं गया में कौन था, तो गौरी शंकर सिंह थे, गया का नेतृत्व इन्होंने किया था, और शिलाओं में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महिला सत्याग्रही में कौन कौन थी, तो जानकी देवी थी और जगत रानी देवी थी, ये लोग प्रमुख थे। तो बिहार के प्रमुख विभूति और उनके नाम को एक बार देख लीजिए, ये भी एग्जाम में बड़ा पूछता है। जैसे दो तीन चीज आपको यहाँ पे बड़ा नया चीज दिखेगा, जैसे राजेंद्र प्रसाद का उपनाम अजात शत्रु था, जिसका कोई पूरे दुनिया में शत्रु नहीं है, ऐसा मतलब कहा जाता था। अजात शत्रु कहने का मतलब था कि ये इनके शत्रु कोई नहीं था, इसलिए इनको अजात शत्रु। ऐसे तो देश रत्न इनको कहा ही जाता है। कुंवर सिंह को बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण, चले जाइए एयरपोर्ट, वहां पे लिखा रहता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्योंकि इनकी उपाधि लोकनायक की थी। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना गया है। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना गया है। बड़ी करंट न्यूज में था, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार के दौरा किए थे तो कर्पूरी ठाकुर के घर भी गए थे, तो ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से बोला जाता है उपनाम में। वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम से, और जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से उपनाम के तौर पर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, ये आपकी पॉलिटी का क्वेश्चन है कि नीति आयोग का विस्तारित रूप क्या है? तो नीति आयोग जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट जो है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको जो है 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना आयोग की जगह पे लाया गया था। तो नीति आयोग का जो विस्तारित फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, और इसकी जो शुरुआत है 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने योजना आयोग की जगह पे इसको लाया था। जो योजना आयोग 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, उसको प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 से चालू किया गया था, कार्यरत हुआ था। इसके लिए जो एक
प्रस्ताव जो था 2014 में ही लाया गया था, 15 से ये कार्य करना शुरू कर दिया था। तो आइए कुछ फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं। पीसीआरए क्या होता है? तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन होता है। ये सब फॉर्मूला बड़ी पूछता है। बीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जैम जो होता है जन धन आधार मोबाइल होता है। अमृत ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उदय जो है ये उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। उड़ान जो है उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। उदय जो हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वो होता है। एमएसएमई ये भी एग्जाम में पूछता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है। एड्स जो होता है एक्स तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स होता है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ टर्म्स थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत आपको सर सब तो आप बोलते हो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ज्ञान में तो कोई चीज ऐसे नहीं डालता है, बहुत ही परखा हुआ चीज को डाला जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी तो आपको मिक्स दिख रहा है ना, कभी पॉलिटिक्स से, कभी केमिस्ट्री से, कभी करंट से, तो ऐसा ही दिखता है। ग्रिफिन वस्तु किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? तो देखिए ग्रिफिन पहले वर्ड, ये जो ग्रिफिन है, ये ग्रिफिन होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो ग्रिफिन वस्तु किस नियम के अपवाद का माना जाता है? तो ये मांग के नियम का अपवाद माना जाता है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली आप और हम जब मार्केट में, हम लोग सब लोग मार्केट से ही संबंधित है, हम लोग सामान खरीदते हैं, सप्लाई डिमांड की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में देखिए क्या होता है, मांग के नियम का अपवाद होता है ग्रिफिन। अब देखिए मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य सभी परिस्थितियां समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग जो है घट जाती है। नॉर्मली यही होता है, और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। हम लोग तो यही चीज करते हैं, जब कुछ सस्ता हुआ तो हम लोग खरीदना चाहते हैं, जब कोई महंगा होता है तो हम लोग रुक जाते हैं। अर्थात कीमत और मांग का संबंध उल्टा होता है। ये सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रिफिन वस्तु, ये वर्ड याद रखिए, ग्रिफिन वस्तु जो है मांग के नियम का अपवाद है। ग्रिफिन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिन्हें गरीब लोग मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपभोग करते हैं, और जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो लोग महंगी वस्तु खरीदने की क्षमता खो देते हैं और मजबूरी में उसी सस्ती वस्तु को और अधिक खरीद लेते हैं। परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। ठीक है। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर मतलब होता है खराब। इंफीरियर मतलब होता है खराब। तो आइए इसको एक बार समझ लेते हैं इंफीरियर गुड्स क्या होता है। तो घटिया वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय घटने पर बढ़ जाती है। सोचिए, इंफीरियर गुड्स की वे वस्तु होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है। आय बढ़ रहा है तो मांग घट रहा है, मतलब पैसा ज्यादा कमा रहे तो मांग घट रहा है, और आय जो है घटने पर बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है, मतलब कम कमा रहे तो उसका मांग बढ़ जा रहा है। ऐसी स्थिति को हम लोग इंफीरियर गुड्स होते हैं, अर्थात वस्तुओं की मांग और आय में उल्टा संबंध हो जाता है। आपूर्ति का नियम क्या कहता है? अन्य सभी परिस्थिति समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर उसकी आपूर्ति कम जाती है। तो इसमें सीधा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां किया गया है? ये आपके देहरादून में किया गया है। ये राष्ट्रपति के उत्तर की ओर एक राष्ट्रपति के आवास के रूप में इसका किया गया है और ये खोल दिया गया पर्यटकों के लिए। इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन जो है देहरादून में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 20 जून 2025 को अपने जो है 67वें जन्मदिन के अवसर पर इसका उद्घाटन किया है, जिसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन जो है ये दोनों भारत के राष्ट्रपति के उत्तर भारत स्थित निवास और विश्राम स्थल है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के उत्तर भारत में स्थित जो है निवास और विश्राम स्थल है। कुछ अन्य अब बातों को आइए समझ लेते हैं। जैसे मुख्य जो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए गए, जिसमें सबसे पहले मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची जो है BIS जिसको बोला, तीसरा BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूची की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। इसी के लिए जो देखिए अभी बहुत ज्यादा एक करंट न्यूज में चल रहा है सर, ठीक है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतलब अगर कोई मर गया है उसके नाम पे भी अगर अभी भी मान के चलिए कि कोई वोट मार के आ जा रहा है, पारदर्शिता नहीं है, उसी के लिए जो सर है पहली बार शुरू किया गया, उसको 12 राज्यों में जो है चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जा रहा है। 12 राज्य नहीं है इसमें, मतलब 12 राज्य में आपके केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो सर एक अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी चल रहा है, सर जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा ही लाया गया है। ठीक है, इसके बाद और आ जाइए कुछ सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बन गई है, और उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं और साहसिक खेलों में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रेरित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मई 2025 को किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा इसमें चिट्ठा ही खोल दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में आइए इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में 7 मई 2025 को आधिकारिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू किया गया था। पहलगाम हमला जो हुआ था, जो पहलगाम हमला से लेकर सीज फायर तक का जो एक विवरण उसको देख लीजिए। जैसे देखिए पहलगाम हमला हुआ कब था? तो 22 अप्रैल 2025 को। इसमें 26 लोग मारे गए थे, वो लोग घूमने गए थे, पूछ के मार रहा था कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हिंदू हैं, कितना घटिया काम है। एनीवे 6 से 7 मई को हमने आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके सहित पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। 7 से 8 मई को की रात को पाकिस्तान का जवाबी हमला हुआ था और भारत के 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे। 8 मई 2025 की सुबह में भारत का पलटवार हुआ था, जिसमें भारतीय बलों ने लाहौर के पास पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडार को ध्वस्त कर दिया था और भारत ने निशाना आतंकी ठिकानों को बनाया था, ना कि सिविल लोगों के एरिया को, नागरिकों को नहीं। उल्टा ये सब जो किया था नागरिकों के ऊपर किया था। 9 मई 2025 को गोलाबारी तेज हुआ था, पाकिस्तान ने LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिससे 9 मई 2025 को गोलाबारी तेज हुआ था, पाकिस्तान ने LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे की गोलीबारी शुरू कर दी थी और जवाबी हमले किए थे। भारतीय सेना ने प्रभावी जवाब देकर सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली थी। इसी प्रकार 10 मई 2025 को सीज फायर की घोषणा हुई। पाकिस्तान ने DGMO के कॉल के बाद दोनों देशों से शाम के 5 बजे सभी रासायनिक कार्रवाई पर सहमति कर ली थी। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कोनको
कोनुको तथा ब्राजील में रोको के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पिछले बार के टेस्ट में भी आपको एक क्वेश्चन दिखा होगा। कोनुको जो है ये एक झूम कृषि का नाम है और ब्राजील में इसको रोको बोलते हैं, वियतनाम में रे बोलते हैं। ये तो हम आपको पहले भी कराए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। झूम कृषि या कर्तन दहन इसको बोला जाता है। कृषि स्थानांतरित खेती की पारंपरिक पद्धति होती है जिसमें पहले जंगल की वनस्पतियों को काटा जाता है, जलाया जाता है और उसके बाद राख से भूमि उपजाऊ बनती है और खेती की फिर की जाती है। विश्व के विभिन्न देशों में भागों में किस नाम से इसको क्या देखा जाता है, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है इसको मिल्पा बोलते हैं, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है। वेनेजुला में इसको कोनुको बोला जाता है, ब्राजील में इसको रोका बोला जाता है, मध्य अफ्रीका में इसको मसोले या चिटेमन बोलते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में इसको लदांग बोलते हैं, वियतनाम में इसको रे बोलते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि भारतीय क्षेत्र में क्या क्या इसको किस नाम से बोला जाता है, तो एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूम बोला जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वेबर और दाहिया बोला जाता है। यही वाला क्वेश्चन आपके पिछले टेस्ट में था, मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से बोलते हैं, तो वेबर या दाहिया के नाम से बोला जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में दाहिया, मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसको ओडू ओडू या पेंडा बोला जाता है, उड़ीसा में इसको पामाडावी या कोमान या बरिंगा बोला जाता है, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोला जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे या वाल्ट्रे बोला जाता है, ये पूछा गया सवाल है। हिमालयन क्षेत्र में इसको खील बोला जाता है, झारखंड में इसको कुरवा बोला जाता है, मणिपुर में इसको पामलू बोला जाता है और मेघालय में इसको बोगमा बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षणों के आधुनिक निवेश जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, तो वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षणों में आधुनिक निवेश होता है जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके उच्च पैदावार किया जाता है। रोपण कृषि में क्या होता है, तो रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है और इसे व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसमें चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि को लगाया जाता है और ऐसे कृषि को हम लोग रोपण कृषि बोलते हैं। ये एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। भारत में शुष्क कृषि भी जो है जिसको हम लोग ड्राई लैंड कल्टीवेशन बोलते हैं, मुख्यतः उन क्षेत्रों में तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि जो फसल है उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन करता है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह में जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्रक। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। केवल 1 2, केवल 2 1 4 2 3 1 2 3 1 3 4। तो देखिए जो लाइकेन वाला होता है ये 2 और 3 के लिए सही है। तो देखिए लाइकन और मॉस जो होता है, लाइकन और मॉस जो होता है जीवों को मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। लाइकेन और मॉस जीवों को मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। लाइकेन एक जटिल जीव रूप है जिसमें कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। ये वाला एक बार बीपीएससी में पूछा गया था, लाइकेन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें कवक और शैवाल मिलकर इसको लाइकेन के नाम से जाना जाता है। लाइकेन किसी भी सतह पर उग जाते हैं और उन्हें उगने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। मॉस को पादप जगत के ब्रायोफाइटा के रूप में वर्गीकृत किया गया और ये तने एवं पत्ते वाले जो नॉन फ्लावरिंग पौधे होते हैं जो स्पोर पैदा करते हैं, लेकिन इनमें वास्तविक जड़ें जो है नहीं होती है। ये किसी भी स्थिर सतह पर जैसे नम मिट्टी, पेड़ की छाल, चट्टान आदि पर उग सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लॉयल आयोग, लॉर्ड लिटन, मैकडोनल्ड आयोग, लॉर्ड कर्जन, स्ट्रेची आयोग, लॉर्ड एल्गिन। इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है उसको बात करते हैं, तो इसमें केवल दूसरा सही सुमेलित होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, सब आयोग को एक ही बार पढ़ लिया जाए। देखिए मैकडोनल्ड आयोग जो है ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बना था, यही वाला सही सुमेलित है। देखिए स्मिथ समिति जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय जब वायसरॉय था उसके समय आया था। कैम्पबेल आयोग जो है ये लॉर्ड लॉरेंस के समय, जॉन लॉरेंस के समय आया था। स्ट्रेची आयोग जो है ये वायसरॉय लॉर्ड लिटन के समय आया था, उसमें मद्रास सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। लायल आयोग जो है ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय आया था। मैकडोनल्ड आयोग जो है ये जो है मैकडोनल्ड आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ये वाला आपसे एग्जाम में ऑप्शन में था। जो उडहेड आयोग जो है, उडहेड आयोग इसको लिलिथगो के समय में लाया गया था और इसमें बंगाल में भीषण अकाल के कारणों की जांच के लिए बताया गया था। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश के बाद जो है अकाल सहायता एवं बीमा कोष का गठन किया गया था। ठीक है, आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैकडोनल्ड आयोग की सिफारिश के बाद जो है अकाल आयुक्त की नियुक्ति की गई थी और कैम्पबेल समिति का गठन जो है उड़ीसा में अकाल के बाद किया गया था। कैम्पबेल समिति में कहा गया था कि सरकार को रेलवे तथा नहर आदि के निर्माण के लिए ऋण दिए जाने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिए जाने पर बिल्कुल नहीं। कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर यही वाला कारण सही है, बिल्कुल यही सही है, अन्यथा क्या ही पढ़ना है। चलिए आइए इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाए जाने के कारण थे इसमें कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना। 3 सितंबर 1939 को वायसरॉय लॉर्ड लिंथगो ने घोषणा की थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेगा और वायसरॉय की इस घोषणा के बाद जो है प्रमुख राजनीतिक दल ने निंदा की थी और क्योंकि बिना भारतीयों के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था इसको निंदा कर दिया गया और वायसरॉय के इस निर्णय के विरोध में हमने जो है 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। याद रखिएगा 3 सितंबर को हमें बिना परामर्श शामिल किया गया और हमने 22 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था। और उसी वर्ष जो है लीग के प्रमुख नेता जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने मुस्लिम लीग से मुक्ति दिवस मनाए जाने का आह्वान किया था और मुस्लिम लीग से मुक्ति दिवस का समर्थन जो है भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा जस्टिस पार्टी के ईवाई रामास्वामी पेरियार ने भी इनका समर्थन किया था। अगला ये कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु है। देखिए 3 गो त्रिवार था, कोपेन और जो थानथवेट है, उनके अनुसार बिहार की जलवायु को बांटा गया है। इनका एक समीकरण को समझ लीजिए, बार-बार एग्जामों में पूछते रहता है। कोपेन ने उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार 2 भाग में बांट दिया था। उत्तरी बिहार को इन्होंने CWG और दक्षिण बिहार को AW। उसी तरह त्रिवाथा जो थे इन्होंने भी उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा था। उत्तरी बिहार को CAW और दक्षिण बिहार को AW। याद रखिएगा दक्षिण बिहार को दोनों ने सेम रूप में बांटा था। थानथवेट जो है इन्होंने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार में बांटा था, जिसमें जो आपका पश्चिमी चंपारण वाला जो क्षेत्र था उसका संकीर्ण वाला को CBW, बाकी शेष बिहार को CAW के रूप में बांटा था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। चलिए
आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल यही सही है, यही सही। आगे क्या पढ़ना है? भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग जो है ये 61 अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। चलिए आइए इसको समझते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव जो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग वर्णित किया गया। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में लगाया जाता है और प्रस्ताव के लिए जो समर्थन है, जिस सदन में प्रस्ताव पेश होगा उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना भी मिलनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रमुख के रूप में काम करते हैं और भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होती है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि आप सबसे पहले भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है और दोबारा चुनने के लिए पात्र होते हैं। निर्वाचन में कौन कौन निर्वाचक मंडल होता है? तो जितने भी चुने हुए सदस्य होते हैं, याद रखिएगा चुने हुए सदस्य कहां के? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो साथ-साथ विधानसभाओं के, विधानसभा ना कि विधान परिषद, याद रखिएगा विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। नियुक्तियां जो है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का ये करते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये जो है शपथ ग्रहण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और भंग भी कर सकते हैं। जब संसद सत्र में ना हो तो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है? तो इसमें जो है अनीता आनंद बिल्कुल सही है, यही वाला उत्तर सही है। अनीता आनंद को बनाया गया है कनाडा के विदेश मंत्री के तौर पर। देखिए 14 मई 2025 को अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया, जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला है। अनीता आनंद के बारे में बात करें तो 2019 में कनाडा की संसद की सदस्य बनने वाली पहली हिंदू महिला बनी थी, 2019 में ही, और कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली हिंदू बनी थी। अनीता आनंद 2021 में कनाडा की रक्षा मंत्री बनने वाली दूसरी महिला बनी थी। पहली महिला जो थी किम कैम्पबेल थी। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी है, ये भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील थी, जो जज बनी थी वकील के तौर पर, मतलब पहले वकील थी फिर वो जज बनी थी, कहने का मतलब है। इसके बाद है अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली है पहली भारतीय महिला थी। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया? भारत करें, निम्नलिखित में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली जो होता है ये मोनेरा में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है ऑप्शन के हिसाब से। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्रोकार्योटिक्स, यूकार्योटिक्स जो आप लोग वर्ड पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत आता है। मोनेरा एक जो होता है प्रोकार्योटिक्स कोशिका है और प्रोकार्योटिक्स जो होता है एक आदिम कोशिका होती है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। प्रोकार्योटिक्स में समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें 76 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकार्योटिक्स कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें विकसित कोशिकांग जो है पाए जाते हैं। स्लाइम, मोल्ड, कवक और प्रोटिस्टा जो है सभी ये यूकार्योटिक्स जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो लड़का होगा या लड़की होगा? सिंपल समझ लीजिए, इसको इतना झंझट नहीं समझना है। देखिए माता में पहले से एक्स एक्स होता है, ठीक है, पिता में जो होता है एक्स वाई होता है। अगर देखिए अगर इस तरह से निषेचन होता है एक्स एक्स बनेगा जब भी तो स्त्री होगी और एक्स वाई जब भी बनेगा तो लड़का होगा, मतलब लड़की होगी यहाँ और इस केस में लड़का होगा। ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि लड़की होगी, एक ये प्रोबेबिलिटी होती है कि फिर से लड़की होगी, एक ये प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़का होगा और एक ये प्रोबेबिलिटी होता है कि लड़का होगा। तो दो केस बनते हैं, मतलब टोटल 4 केस बनेंगे, एक इस एक्स के साथ इस दोनों का और एक इस एक्स के साथ इस दोनों का। डिपेंड करता है कि पुरुष का कौन सा जो गुणसूत्र है महिला के गुणसूत्र के साथ उसका निषेचन होता है। तो अगर वाई वाला हो रहा है तो लड़का जन्म लेगा, एक्स वाला हो रहा है तो लड़की होगी, और कोई इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, बस सिंपल तरीका यही है कि इसमें इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग शून्य सीमा रेखा बोलते हैं। देखिए बांग्लादेश एकमात्र ऐसा राज्य, सॉरी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य त्रिपुरा है जो बांग्लादेश की 3 ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा को हम लोग शून्य सीमा रेखा कहते हैं। एक बार सारे रेखाओं को देख लेते हैं कि कौन सी रेखा कितना किस देश के साथ कैसा बनाता है। तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला जो भारत का 5 राज्य है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, जिसको हम लोग 4096.7 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। वो 7 देश कौन कौन सी है? तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। लंबाई के अनुसार ये बनाया गया, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, नेपाल, म्यांमार, ये इस तरह का क्रम है। पाकिस्तान के साथ जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाने वाला भारत का राज्य जो है वो राजस्थान है, जो कि 1070 किलोमीटर का बनाता है। और भारत के जो है 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र जो है 3 राज्यों से अस्तरीय भागों से गिरे, जिसमें माहे जो है ये केरल से, कराईकाल जो एवं पुदुचेरी जो है ये तमिलनाडु से, और यमन जो है ये आंध्र प्रदेश से है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो कि मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश को स्पर्श जो नहीं करने वाला राज्य है वो कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है और सिक्किम है। आगे की बात करें तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिश पर घोषित किया जाता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं, कि सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। एमएसपी वह मूल्य होता है जो केंद्र सरकार जो है किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम रूप से देने वाली गारंटी देती है। यदि बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे भी चला जाए तो भी किसान को अपनी उपज सरकार को एमएसपी पर बेच सकते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो उसको हम लोग सीएसीपी बोलते हैं, की स्थापना जो है 1965 में हुई थी और एमएसपी की घोषणा जो है भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सीएसीपी की संस्तुति पर जो है साल में 2 बार खरीफ और रबी फसल के मौसम में फसल बुआई से पहले की जाती है। एमएसपी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमएसपी के अंतर्गत कौन कौन सा फसल है, इसको एक बार देख लीजिए। तो खाद्यान्न में 7 है, जैसे धान हो गया,
गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, जौ हो गया। इन सारे फसलों पे खदानों पे आपको क्या मिलता है? एमएसपी। दलहनी फसल में कौन कौन सा है? तो दलहनी फसल में 5 है। चना है, अरहर है, अरहर या तूर बोल लीजिए, मूंग है, उड़द है और मसूर है। तिलहन जो है वो 7 प्रकार के तिलहन पे मिलता है। मूंगफली, तोरिया या सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, सूरजमुखी का बीज जो है, तिल, नाइजर सीड और कुसुम हो गया। अन्य फसल में कौन कौन सा है? तो कोपरा है जिसको सूखा नारियल बोलते हैं, कपास और कच्ची पटसन है। एक फसल गन्ना पर उचित एवं जो लाभकारी मूल्य है एफआरबी की घोषणा की जाती है। याद रखिएगा, गन्ना पर जो है एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी की घोषणा की जाती है। नाबार्ड जो है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाला सबसे शीर्ष संस्था है और इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिव रमन समिति है उसकी सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। आगे बात करते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषि सब्सिडी को जो है 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन की गति जो है 1008 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे ट्रेन द्वारा 11 सेकंड में तय की गई दूरी। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, चार दूरी बराबर 4 बटा समय पे ही बन जाएगा। चलिए आगे बात करें तो अगला भी क्वेश्चन आपके मैथ्स का ही है। उसके बाद 41 नंबर का ये, निम्न में से कौन धर्म जो है, कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है? बीसपंथी, तारापंथी, अस्थानकवासी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अस्थानकवासी तो ये देखिए दिगंबर संप्रदाय का है, सॉरी श्वेतांबर संप्रदाय का है। बीसपंथी और तारापंथी दोनों सही है। अस्थानकवासी और तेरापंथी ये लोग आपके श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। जैसे बीसपंथी, तारापंथी, यापनीय, ये सब क्या है? दिगंबर संप्रदाय के भाग हैं। इसी प्रकार मंदिर मार्गी, अस्थानकवासी, तेरापंथी, ये सब क्या है? दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। दिगंबर संप्रदाय भद्रभाव के अनुयायी होते थे, रूढ़िवादी थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक था, इनफैक्ट भोजन त्यागना भी आवश्यक था और महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है, इनका ये मानना था। श्वेतांबर इसके उल्टा थे, ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, ये सुधारवादी थे। श्वेतांबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, भोजन भी त्यागना आवश्यक नहीं है, ये भी था और महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष मिल सकता है। और इन लोगों ने मल्लीनाथ को 19वां तीर्थंकर जो थे महिला माना था इसी आधार पर। जैन संगति 2 हुई थी। जो पहला जैन संगति हुआ था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जिसका जो समय है 298 ईसा वर्ष पूर्व है और पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा हुआ था। तो जो दूसरा है वो 512 ईस्वी में हुआ था। इसमें कोई शासक नहीं थे, वल्लभी गुजरात में हुआ था। देवर्षि क्षमा समर्थ जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है द तमिल पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो द तमिल ए पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी के लेखक जो है निर्मला लक्ष्मण है। द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी जो है इसके लेखक निर्मला लक्ष्मण है और यह पुस्तक जो है तमिल समुदाय जो है कि इतिहास, संस्कृति, भाषा, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर चित्रण है। आइए कुछ के और नाम पढ़ लेते हैं। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी जो है इनके रचयिता जो है लेखक नजमा हेपतुल्ला है। स्पीकिंग विद नेचर जो है इसके रचयिता रामचंद्र गुहा है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ एमिली हेनरी है। आवर इनफाइनाइट फेट्स लारा स्टीवन है, लारा स्टीवन। चलिए आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है, जीआई टैग से संबंधित है। खासी हैंडलूम मेघालय, सांगरी बिन राजस्थान, वारंगल चपाता तेलंगाना, बनारसी सहनाई उत्तर प्रदेश। देखिए मिला लेते हैं। खासी हैंडलूम जो है मेघालय, सांगरी जो है ये आपका राजस्थान हो गया, वारंगल मिर्च तेलंगाना हो गया और सहनाई मिर्च उत्तर प्रदेश हो गया। ये इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? पुष्प का विभिन्न भाग, पुष्प का विभिन्न भाग कौन कौन सा नहीं है? इसको एक बार देख लीजिए। ब्राह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर और मूलाशंकर। ये स्त्री केसर, पुंकेसर, ब्राह्य दल, पंखुड़ी होता है। मूलांकुर जो है ये नहीं होता है, ये जो बीज होता है, ये बीज होता है। तो इसका उत्तर जो है डी, केवल 5वां नहीं होगा। पुष्प के विभिन्न भागों में मूलांकुर जो है ये सम्मिलित नहीं होता है, ये बीज है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर जो है ये पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग होते हैं, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड स्त्री केसर होते हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं और मूलांकर बीज से संबंधित है, ना कि पुष्प से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू को हम लोग H1N1 के नाम से बोलते हैं और ये विषाणु जनित रोग होता है। इसमें तेज बुखार, शरीर में दर्द, बार बार उल्टी, दस्त होना इत्यादि शामिल है। बर्ड फ्लू जो होता है इसको H5N1 नामक विषाणु के द्वारा होता है और यह रोग जो है प्रायः मुर्गी एवं प्रवासी पक्षियों में देखने को मिलता है। सास जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मद है भारत की कौन सा जो मद भारत की संचित नीति पर भारित है? भारत की संचित नीति पर मतलब कौन कौन सा वेतन, सैलरी वगैरह कहां से दिया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो राज्य परिषदों के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते बिल्कुल नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते बिल्कुल। किसी मदस्य अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, ये तो बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 और 3 कोई ऑप्शन है? 2 3 ऑप्शन है, सॉरी 2 3 करें, 2 4 तो है ही। किसी मदस्य अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि,
देखिए इसमें आपका कोई दूसरा कौन सा पुट सही है, तो ये तीनों सही है आपका। आइए इसको देखते हैं। यहाँ राज्य परिषदों का अध्यक्ष मतलब होता है राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से है, और इसके वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर, याद रखिएगा ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ना कि भारत की संचित निधि पर। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि ये सब भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। यदि भारत सरकार से संबंधित किसी मदस्य अधिकरण के निर्णय के लिए कोई धनराशि देय है तो वह भी भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। इसी प्रकार जो है उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्यसभा से सभापति के रूप में जो वो मिलता है, वो भी आपके भारत की संचित निधि पर है। तो भारत की संचित निधि पर कौन कौन सा भारित व्यय है, आइए एक बार उसको देख ही लेते हैं। देखिए भारत की संचित निधि के लिए जो उल्लेख है ये 266 में है, और भारत की लोक लेखा के लिए जो है 266 2 में है। ये 266 एक है, 266 2 लोक लेखा के लिए है। आइए इस संचित निधि में सभी सरकारी जो राजस्व है, जैसे कि कर, शुल्क, अन्य प्राप्तियां, सरकार द्वारा लिए गए ऋण और दिए गए ऋणों की वसूली शामिल होती है इसमें। संसद की स्वीकृति के पश्चात ही इसको हम लोग धनराशि को निकाल सकते हैं। इसको विनियोग विधेयक के रूप में हम लोग बोलते हैं, अनुच्छेद 114 के हिसाब से। संचित निधि पर भारित व्यय क्या क्या है, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश है उनके वेतन भत्ते सब शामिल है, राष्ट्रपति का जितना भी कार्यालय उससे संबंधित जो है, उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों के पेंशन वगैरह जो है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जो है, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भार वगैरह है, संसद द्वारा विहित और कोई अन्य व्यय जो है, ये सब आपके भारत की संचित निधि पर शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उसके बाद हो गया केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो सीबीआई की स्थापना 1963 में बिल्कुल सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये भी एकदम सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 में, 1992 हुआ था, 1992 में, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल आपका ये सही सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझ लीजिए, ये भारत सरकार की जो है कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। याद रखिएगा भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है, और भारत की प्रमुख जांच पुलिस होती है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1963 को भ्रष्टाचार की रोकथाम पर गठित जो है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में आया था, और ये भारत सरकार की एक शीर्ष सरकारी संस्था है, ठीक है, और जिसकी जो स्थापना 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने और सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आता है। महिला आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये 1992 में आया था। यह एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा, जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। इसमें महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना है, शिकायतों के निवारण में सहायता करना है, असमानताओं को दूर करने के लिए विधायी उपाय सुझाना है। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर हैं। और आयोग की जो आयोग को क्या प्राप्त है, तो आयोग को ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इसमें 3 वर्ष का होता है। कितने दिनों का होता है, 3 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने तो इकबाल सिंह है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने तो न्यायमूर्ति जो है सी वी रामा सुब्रमण्यम है, सीवी रामा सुब्रमण्यम है। आगे बात करते हैं बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा और पेबुस प्रथा किससे प्रेरित है, तुर्की जनजाति रीति रिवाजों से, मंगोल प्रशासनिक रीति रिवाजों से, ईरानी परंपरा से, अरब के अब्बासी खलीफाओं से। नहीं, बिल्कुल ईरानी परंपराओं से है। और देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सिजदा और पेबुस। सिजदा में क्या होता है, सुल्तान के को साष्टांग प्रणाम किया जाता है, और पेबुस में सुल्तान का पैर जो होता है छुआ जाता है, कि दरबारी जो है रस्में गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। और इन रस्मों का उद्देश्य था सुल्तान की हैसियत को अमीरों से ऊंचा रखना, या देव के मतलब देवी देवताओं के तुल्य अपने आप को बताना, ऐसा कुछ था। यह परंपरा जो है ईरानी दरबार संस्कृति से प्रेरित है, और कई कट्टर इस्लामी विद्वान इसे इस्लाम विरोधी करते हैं, क्योंकि इस्लाम में केवल अल्लाह के अतिरिक्त किसी को सिजदा करना मना किया गया है। अल बरूनी जो है एक पारसी विद्वान है, जो कि 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, और इन्होंने किताब उल हिंद की रचना जो है अरबी भाषा में किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील निम्न में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील जो है सांभर झील है, ठीक है। तो सांभर झील जो भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील है, जो राजस्थान के जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सांभर झील राजस्थान की प्राकृतिक झील है, जो नमक उत्पादन और जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, उड़ीसा में है, और यह खारे पानी की झील है। यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित एक लैगून झील है। पुलिकट झील जो है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और यह एक प्रकार का लैगून झील है। यह प्रवासी पक्षी विशेषकर फ्लेमिंगो के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। 50वें नंबर क्वेश्चन, भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है, जलोढ़ मृदा बिल्कुल सही है, 41% से ज्यादा भाग पर स्थित है। तो जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर विस्तृत है। और जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसका अन्य नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दोमट और काप मिट्टी या कच्छारी मिट्टी, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। पंजाब से असम तक जो विशाल मैदानी भाग है, तो ये सब में आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। आगे बात करें तो इसमें पोटास व चूना की अधिकता होती है, साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस मृदा में गेहूं, धान, जौ आदि की फसल उगाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। काली मृदा जो है, इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टान के अपरदन से हुआ है, और यह एक परिपक्व मृदा है। लोहे के यौगिक जो है, जिसको हम लोग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट बोलते हैं, इसी की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है काला होता है। नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, इसलिए इसे सिंचाई के लिए कम आवश्यक होता है। और प्रचुरता इसमें जो है लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, और कमी जो होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। प्रमुख फसल इसमें कपास होता है, गन्ना होता है, प्याज होता है, फल होता है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगर बात करें तो इसका निर्माण जो है उच्च तापमान, शुष्क जलवायु, तीव्र वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में हुआ है, और इस मिट्टी में कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन और
ह्यूमस की जो है कमी होती है। इस मृदा में जो है ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि की खेती की जाती है और यह पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और गुजरात के उत्तरी भाग में पाया जाता है। लेटराइट मृदा जो है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है और सैलों के विघटन से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट और जलवाई लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सफेद लेटराइट की उर्वरता जो होती है सबसे कम होती है और क्योलिन के कारण इसका रंग जो होता है सफेद हो जाता है। तो याद रखिएगा सफेद रंग किसके कारण होता है, तो क्योलिन के कारण होता है। लेटराइट मृदा जो होता है चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीएस दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कौन सा है, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम या ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। तो देखिए इसमें भारत छोड़ो जो वर्ड है उसको इन्होंने लिख दिया था। शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीएस दत्त को जहाज पर भारत छोड़ो नारे लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी 1946 को हुआ था और इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई थी जब बंबई में जो HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने जो है नस्ल भेदभाव और खराब भोजन के कारण विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह के बाद धीरे धीरे ये फैला था, जिसके बाद विद्रोहियों ने हर जगह से अपनी मांगों को रखना शुरू कर दिया था। विद्रोहियों की मांग थी कि नाविक बीएस दत्त को रिहा किया जाए, इसलिए 19 फरवरी को कराची में नाविकों ने हड़ताल कर दिया था और नौसेना विद्रोह में जो है इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तथा आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो जैसे नारे भी लगाए गए थे। इसके अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है, तो लाइटनिंग किड जो है ये विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। आइए थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी का क्या उपनाम है। जैसे उड़न परी या गोल्डन गर्ल जो है पीटी उषा को कहा गया है, सुपर मॉम जो है ये मैरी कॉम को कहा गया है, ढिंग एक्सप्रेस जो है हिमा दास को कहा गया है, ब्लैक पर्ल जो है पेले को कहा गया है, फ्लाइंग फिश जो है माइकल फेल्प्स को कहा गया है, जॉम्बे जो है ये अनिल कुंबले को कहा गया है और द आयरन लेडी जो है ये कर्मण मल्लेश्वरी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां किया गया था। तो ये जो है रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। जो 2025 का जो ये सम्मेलन था, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था और यह आयोजन जो है सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और RX ग्लोबल द्वारा आयोजित किया गया था। थीम इस समय था नेविगेशन चैलेंजेस विद सॉलिड फिट्स, जिसका अर्थ होता है ठोस वित्तीय निवेश निर्णयों के साथ हाइड्रोजन उद्योग की चुनौतियों का समाधान करना। आइए कुछ उपयोगी तथ्यों को समझ लेते हैं। जैसे जो 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा था ये कहां पे इसका स्थल था, तो जिनेवा में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो स्विट्जरलैंड ने किया था। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 था, ये मस्कट में हुआ था और इसका अध्यक्षता ओमान ने किया था। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो है कुलालंपुर में हुआ था, इसकी मेजबानी जो अध्यक्षता जो थी मलेशिया ने की थी। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है बैंकॉक में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है थाईलैंड ने किया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है भुवनेश्वर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उड़ीसा ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके मैथ्स का है, इसके बाद के क्वेश्चन को आते हैं। देखिए ये भी आपके मैथ्स का क्वेश्चन है, 55वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 55वें नंबर के क्वेश्चन पूछता है, एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है जो कार्य नहीं करता है, जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है, जो अपनी योग्यता से नीचे में काम में लगा है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है, या एक बेरोजगार व्यक्ति की परिभाषा को परिभाषित करता है। देखिए एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वो प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए इच्छुक हो और उस समय उसे काम नहीं मिल पाता हो, ऐसे लोगों को मतलब बेरोजगार कहा जाता है। तो 15 से जो 59 वर्ष के व्यक्ति हैं उनको कार्यशील जनसंख्या के रूप में माना जाता है और भारत में बेरोजगारों से संबंधित आंकड़े जो हैं ये NSSO द्वारा क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। आइए समझ लेते हैं कौन सी बेरोजगारी को किस तरह से परिभाषित किया गया है। देखिए भारत में तरह तरह की बेरोजगारी है। जैसे सबसे पहले खुली बेरोजगारी। ये खुली बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक तो है पर उसके पास आवश्यक योग्यता भी है परंतु उसके पास काम ही नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, तो संरचना के कारण जो बेरोजगारी आ जाता है। मान लो वह बेरोजगारी जिसमें जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे औद्योगिक ढांचों का पिछड़ापन, समिति पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीकी आदि के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आज के समय कोई नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ाएगा ना स्लेट वाले पे, तो उसको कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। आज डिजिटल बोर्ड आ गया है, तो जिसके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कहां से आपका उस कंपटीशन को झेल कर पाएगा जो आज के समय वर्तमान में चल रहा है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी किसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा आपके ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी जो है अधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए खेती है, बाबूजी माई और चाचा का लड़का उसको कर रहा है, अब उसका बेटा जो है किसान का बेटा जो है हम भी इसको कर लेते हैं, किसान का जो चाचा का लड़का है वो भी कर, हम भी कर लेते हैं। तो इसमें 3 आदमी से ये काम हो जाता है, लेकिन ये 2 आदमी एक्स्ट्रा जो आ गया ना तो दिखा रहा है कि हम बेरोजगार नहीं, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसका तो वहां पे कोई जरूरत नहीं, काम तो तीनों लोग भी कर सकता था। तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं या अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के कारण एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीने के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना और शेष महीने और मौसम के कार्य न मिलना, इसमें मौसमी बेरोजगारी होती है। मान लीजिए कि आपका एक बात आपको एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लो मखाना की खेती कुछ महीने तक होती है, इसी महीने तक मखाना का उत्पादन कर सकते हैं। तो जिस समय तक आपने किया उस समय तक आप पूरा रोजगार है, जिस समय उसकी मौसम के कारण उस समय आप अगर उसका उत्पादन नहीं कर सकते तो उसमें आप बेरोजगार बैठिए। ऐसे बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, तो यह एक अस्थायी बेरोजगारी है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होता है। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है, शिक्षित लोगों को रोजगार न मिलना, शिक्षित बेरोजगारी जो आज के समय सबसे ज्यादा हमको लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है, तो स्टार्च का जो पाचन होता है वो एमाइलेज करता है। कौन करता है, एमाइलेज करता है। देखिए एमाइलेज जो है ये स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज जो है ये वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल का ये वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है लाइपेज। एमाइलेज जो है ये स्टार्च के पाचन से संबंधित है। पेप्सिन जो है ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। एमिलोलॉप्सिन जो है ये मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वहां से प्रारंभ होता है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक या पेस मेकर कहते हैं। तो ऑप्शन है अलिंद, नीले नोड, सीरा अलिंद नोड, अलिंद और नीले।
तो देखिए इसमें जो होता है, जो आपका सीरा अलिंद नोड होता है, इसी को पेसमेकर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर के संबंध में सीरा अलिंद नोड जो है, इसी को गति प्रेरक या पेसमेकर कहा जाता है। सीरा अलिंद नोड जो होता है, सीरा अलिंद नोड, ये सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकता है और यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करता है तथा हृदय का जो लयात्मक संकुचन जो है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल जो है, प्रारंभ कर उसे बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक या पेसमेकर भी कहते हैं। एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है। एवी नोड जो होता है ये पेस सेटर होता है, सैन जो होता है ये पेसमेकर होता है। दिल की धड़कन का प्रारंभ एसए नोड द्वारा किया जाता है और इसमें हमारी सामान्य हृदय स्पंदन जो होती है 70 से 75 प्रति मिनट होती है, जिसे औसतन 72 स्पंदन माना जाता है प्रति मिनट में। अगर हम बात करते हैं तो हमारे हृदय में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें हम लोग नीले वेंट्रिकल्स बोलते हैं, तथा 2 कक्ष जो होते हैं अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर की ओर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अलिंद कहते हैं। 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5040 मिलीलीटर होती है। और हृदय की पेशीय में जो संकुचन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोल, और स्थिलन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल, और इसकी जो मात्रा होती है 120/80 होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली ब्लड प्रेशर बोलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाइलेम का भाग नहीं होता है? तो जाइलेम का भाग इसमें वाहिनिका है, बिल्कुल है, वाहिका भी है। चालनी नालिका ये नहीं है, तंतु है। तो चालनी नालिका नहीं होती है, जाइलेम का भाग नहीं होता है। जाइलेम एक संवहनी ऊतक है जो पौधों में पानी और खनिज का क्या करता है? परिवहन करता है, और यह केवल एक ही दिशा में कार्य कर सकता है, और यह मृत ऊतक होता है। यह तने के अंदर की ओर पाया जाता है। जाइलेम में कौन कौन से भाग होते हैं? तो वाहिनिकाएं होते हैं, वाहिकाएं होते हैं, जाइलेम मृदुतक होता है और जाइलेम तंतु होता है। फ्लोएम एक संवहनी ऊतक होता है जो पौधे में भोजन कार्बनिक पदार्थ का जो है परिवहन करता है, और यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसी में थोड़ा सा और। तो यह सजीव ऊतक होता है और यह तने के बाहर की ओर पाया जाता है। फ्लोएम के भाग क्या क्या होते हैं? तो चालनी नालिका जो ऑप्शन में दिया था, जाइलेम के बारे में, वो फ्लोएम का भाग होता है। सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुलक और फ्लोएम फाइबर। चलिए आगे बात करते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्रक रहित होते हैं, ये हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ये अनियमित आकृति के होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से केवल तीसरा ये होता है कि यह अनियमित आकृति के होते हैं। आइए श्वेत रक्त कणिका के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो श्वेत रुधिर कणिका है, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोला जाता है, इसको ही हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब का नाम किसको किसको बोला जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। और यह अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त, इसमें केंद्रक युक्त होता है तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है ये, ठीक है। मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या जो होती है 5 से 9000 तक की होती है, और लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रधान कार्य करती है। तो ये आपके एंटीबॉडी के रूप में काम करती है, ऐसे सिंपल समझ लीजिए। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल, जो ये रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% होता है, और इन्हें हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये केवल केसुरोगी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग जो होता है लाल हो जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और यह केवल स्तनधारी वर्ग में के रक्त में पाया जाता है। इसकी जनसंख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है, और इसका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना होता है, और इस प्रकार ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। कौन? तो प्लेटलेट्स। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में सूची को मिलान कीजिए। ऋषभदेव, ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो क्या है? तो ऋषभदेव का प्रतीक जो है वृष है। अजीतनाथ का क्या है? तो ऋषभदेव के बाद अच्छा महावीर, महावीर का तो इससे क्या है? तो महावीर जी का सिंह है, और अजीतनाथ का क्या है? तो गज है, और अरिष्ट नेमी का क्या है? तो शंख है। तो इसको मिला लीजिएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा? चलिए यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए थे, उनका वो प्रतीक चिन्ह है। आगे 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया? तो बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में किया, लगभग 26 साल तक किया, 26 से 27 साल तक किया। बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश श्रावस्ती में दिए और सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही व्यतीत किया। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य एवं 5 साथियों को इन्होंने दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, और बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना भी की थी। इसके बाद अगर कुछ ये सब कुछ मतलब पॉइंट्स। अवंती के शासक चंद्रप्रभुत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, परंतु बुद्ध वहां पे गए नहीं थे इनके बुलाने पे। बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली, और बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को जो है संघ में प्रवेश दिलाया था। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, जिनको बुद्ध आर्य अम्बा के नाम से भी कहते थे। आगे बात करते हैं। बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्ह को समझ लीजिए। हाथी या सफेद हाथी जब भगवान बुद्ध गर्भ में थे तब का है। सांड या कमल जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक है। पद्म चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। और महानिष्क्रिमण जो है 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को गृह त्याग को कहा गया है, गृह त्याग की घटना को कहा गया है। संबोधि जो है ये 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को जो प्रथम उपदेश दिया था, इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, व्हील ऑफ लॉ। और महापरिनिर्वाण जो है 80 वर्ष की अवस्था में जब उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, उस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्षणिकवाद एवं अनात्मावाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों या वैष्णव धर्म? देखिए जो ये बौद्ध धर्म का विषय है, क्षणिकवाद या अनित्यवाद। ये देखिए बौद्ध दर्शन का तत्व जो है मीमांसा सिद्धांत से संबंधित है, और भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का जो अस्तित्व है क्षण भर के लिए होता है, और इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। अनात्मावाद भी है, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों का प्रवाह ही आत्मा है, और यह विज्ञान अनित्य और क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान जो है मरने के पूर्व नए विज्ञान को जन्म देते हैं, और विज्ञानों का पुनर्जन्म होते रहता है। मतलब इन्होंने आत्मा को नहीं माना है और विज्ञान को आत्मा की जगह को मान लिया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं जो है अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है, और यह भूतापीय उत्पादन कुआं सेंटर फॉर
अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया था और हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है रम्माण उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव जो विशेष रूप से भूमियाल देवता के मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया है, जो इस क्षेत्र में संरक्षित देवता के रूप में माने जाते हैं। 11 मई 2025 को लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का जो है शुभारंभ किया। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन यूनिट अब ब्रह्मोस का ये लखनऊ में कर दिया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। हाल ही में 12 दिवसीय जो है पुष्करालू कुंभ जो है पुष्करालू कुंभ ये अब आपके तेलंगाना में मनाया गया था। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन जो है देहरादून में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपसे, पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल में कब किया गया है? तो देखिए 29 मई 2025 को किया गया है। पटना में विश्व स्तरीय टर्मिनल का उद्घाटन 29 मई 2025 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं आगे तो संचालन प्रारंभ जो है इसका 3 जून 2025 आम यात्रियों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली अगला तथ्य है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के रोड शो के साथ निम्न कार्यक्रम में शामिल हुए थे और कुछ बिहार को सौगात भी दिए थे। 19 सौगातों का जिक्र यहाँ किया गया है, जैसे कि बिहार के विक्रमगंज में पीएम ने 48,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की थी। शिलान्यास में अगर हम बात करते हैं तो बिहटा का जो एयरपोर्ट टर्मिनल जो है वहां पे बनेगा और यहाँ पे 68,000 वर्ग मीटर में यह फैला होगा। बिहार की जो मृत प्राय नदियों को जीवित ध्यान देने तो सरकार ने 700 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दी है। बिहार में महिला समूह को आर्थिक रूप में सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक की गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष, दोनों में से जो ज्यादा होगा वही होगा। अगर हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की हम बात करते हैं गठन का, तो मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। अब तक जो है 26 राज्यों में इसकी स्थापना की गई है और यह केवल जो है राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों पर ही विचार कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की जो है इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है 3 होती है, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ और, तो इन्हें कौन हटा सकता है? तो इन्हें केवल और केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, भले नियुक्त राज्यपाल करता है। यह उनकी मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में जांच करने के लिए जो केवल 1 वर्ष के भीतर की अवधि में घटित हुई उन्हीं को ये जांच कर सकते हैं। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है और आयोग की जो शक्ति होती है वो सिविल कोर्ट के बराबर होती है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 3 जनवरी, डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा, एग्जाम एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 जनवरी 2000 को हुई थी, परंतु इसका औपचारिक गठन जो है 25 जून 2008 को हुआ था। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पटना में है और बिहार राज्य मानवाधिकार के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति जो श्री अनंत मनोहर है वो है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट को सही उत्तर कीजिए। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट रैनर, माउंट पेरिकुटिन और मेक्सिको, जापान, इटली, यूएसए, इसको मिलान करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़ी पूछता है। ज्योग्राफिकल क्वेश्चन इस तरह का बहुत पूछता है। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ज्वालामुखी के लावा के सतह पर जमा होने के बड़े आकार के शंकु का निर्माण होता है जिसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे माउंट फुजियामा जो है ये जापान का सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है और यह जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं माउंट फूजी के बारे में तो माउंट फूजी या फुजियामा की ऊंचाई जो है 3776 मीटर है और माउंट एटना जो है माउंट एटना जो है ये यूरोप का सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। माउंट रेनर जो है ये जिसे हम लोग तहोमा के नाम से भी जानते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित है और माउंट पेरुकुटिन जो है ये मैक्सिको में स्थित है। जब मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जो है सतह पर आता है तो महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत और महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी जो है ये हो गया, केंद्रीय द्वीप हो गया, भारत में बैरन द्वीप हो गया, नारकोंडम द्वीप हो गया, अमेरिका का हवाई द्वीप हो गया, ज्वालामुखी द्वीप, ये सब इसके उदाहरण है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी का संबंध जो है पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से होता है और इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में जो है पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है और मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीयता कहा जाता है। और ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जो है ये वाला बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जो है जलवाष्प गैस निकलती है और इसके अलावा क्या क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, इस तरह के कुछ अन्य गैसेस भी निकलते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा राज्य देश है और भारत का जो मानक यवनोत्तर है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए ये वाला जो 6ठा नहीं होगा 7वां होगा, बाकी सब कथन सही है। इसको तो आपको भारत के बारे में बताने का जरूरत ही नहीं, तो सबको पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाता है। सिलिका की मात्रा कम होने पर अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और न तो एक न तो दो। तो देखिए इसमें जो सिलिका की मात्रा जो है आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। तो सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। और अम्लीय आग्नेय चट्टानों में जो सिलिका की मात्रा होती है लगभग 65 से 85% होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सिलिका में अगर अम्लीयतापन है मतलब कि अगर अम्लीयतापन है मतलब वहां पे क्या है 65 से 85% क्या है आपका सिलिका है। ठीक है, सिलिका की मात्रा अधिक होने से अम्लीय मैग्मा का शीतलन जो है तीव्र गति से होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार की चट्टानें अत्यधिक कठोर प्रकृति की होती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जिससे अपरदन की प्रक्रिया बहुत ही मंद गति से होती है, जैसे ग्रेनाइट इत्यादि। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या मैग्मा के ठंडे होने से होता है। आगे बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान के नाम से या जनक चट्टान के नाम से भी बोलते हैं। आग्नेय चट्टान जो है कठोर और रवेतदार होता है और इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लैटिनम आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान जो है जीवाश्म रहित होते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो ग्रेनाइट हो सकते हैं, बेसॉल्ट हो सकते हैं, डायोराइट हो सकता है, गैब्रो हो सकता है, प्यूमिस हो सकता है, ड्यूनाइट हो सकता है, पेग्मामाइट हो सकता है। ठीक है, अवसादी चट्टान जो होता है ये अवसाद मतलब टूटे फूटे अवसादों से होता है। विभिन्न आकार एवं प्रकार के अवसादों को परतों के रूप में जमा होने के कालांतर में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें जो है जो अवसादी चट्टानें हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं
तो ये संगठित, असंगठित अथवा ढीली किसी भी प्रकार की हो सकती है, मतलब कठोर नहीं होती है। इन चट्टानों में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और पृथ्वी के भूपृष्ठ में लगभग 75% भाग जो है अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट जो है इसमें केवल 5% का योगदान है। बाद में टूटते फूटते इसकी प्रतिशतता बढ़ती गई। ग्लेशियर के अपरदन से भी अवसादी चट्टानें ही बनती हैं। हिमोड इसी तरह की चट्टानें हैं, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, सिल्क स्टोन, कोयला, जिप्सम, ये सब आपके अवसादी चट्टानों का है। और तीसरा आ जाइए रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अवसादी तथा आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक दाब और ताप तथा आयतन में परिवर्तन के कारण इसकी रासायनिक संरचना में जो कुछ मूल भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है और इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टान को हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और इसके क्या क्या उदाहरण है? स्लेट, फाइलाइट, नीस, सिस्ट, सर्पेंटाइन, संगमरमर, ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है और ये सब उदाहरण आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसिन योगी थे। कहीं ऑप्शन केसिन योगी थे। आइए एक बार देख लेते हैं। पहला केसिन योगी थे 52 से 57। दूसरा जो थे के संथानम थे 57 से 62। तीसरा जो थे ए.के. चंद्र थे 62 से 66। 12वां जो थे सी रंगराजन थे 5 से 10। 13वां जो थे डॉक्टर विजय केलकर थे और 14वां जो थे वी.आई. रेड्डी थे। 15वां जो थे एन.के. सिंह थे और 16वां ये इंपॉर्टेंट है, 16वां जो है अनविन पनगड़िया है जिनको 26 से 31 के लिए बनाया गया है। चलिए सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन जो है 31 दिसंबर 2023 को किया गया था और वित्त आयोग जो है ये एक संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका व्यवस्था है और इसकी जो इसको गठित करते हैं राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के समय पर करते हैं। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राजस्व से प्राप्त होने वाले आय का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों तथा विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार किया जाना चाहिए उसकी सिफारिश करना होता है। इस प्रकार राज्यों में भी राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन के मध्य राजस्व के वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है राज्य वाले का। विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना गया है? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को जो है कोट्टम या वलनाडु के नाम से जाना जाता था। आइए इसे देखते हैं। इसके पूरे प्रशासनिक इकाई को देख लेते हैं। राज्य को मंडलम कहा गया है, जिला को कोट्टम या वलनाडु कहा गया है, परगना को नाडु कहा गया है, मेलग्राम परगना को नाडु कहा गया, मेलग्राम को 50 गांव का समूह कहा गया है और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम या ऊर होती थी। सामान्यतः प्रांतों या राज्यों में जो मंडलम में राज परिवार के व्यक्तियों को एक गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था और मंडलम या राज्य के गवर्नर को मंडलेश्वर या नायक कहा जाता था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ऊर या ग्राम होती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी ये क्वेश्चन था। तो राजराज प्रथम के द्वारा जो है इनका समय काल जो है 1985 से 1014 के बीच में रहा है। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म के मतानुयायी थे और इन्होंने तंजौर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे राजेश्वर या राजा राम मंदिर भी कहते हैं। राजा राम प्रथम जो है ये पहला चोल शासक थे जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराई थी और पैमाइश के आधार पर कर का निर्धारण किया था। राजराज प्रथम ने ही जो है पांड्या, चेर और सिंघल यानी श्रीलंका के त्रिसंगठन को पराजित भी किया था और इसने ही श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर सिंघल का उत्तरी क्षेत्र जो जीतकर मुंडी चोल मंडलम की स्थापना की थी और मुमिड चोल देव की उपाधि भी धारण किया था। विद्यालय के बारे में समझ लीजिए। तो ये चोल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी और 1815 ईस्वी में जो है मुत रयार में से तंजौर छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था और नर केसरी की उपाधि जो है विजयालय ने ली थी। नर केसरी की उपाधि किसने ली थी? विजयालय ने। इसके बाद अगर बात करते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में, तो इनका काल जो है 1012 से 1044 बीच में रहा और ये राजराज प्रथम का जो पुत्र थे ये थे। इन्होंने 1022 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया था और वहां उसने जो है पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस अवसर पर उन्होंने गंगेकोंड चोलपुरम की नामक नई राजधानी बनाई थी और गंगेकोंड चोलम की उपाधि भी ली थी। यही वाला अभी करंट न्यूज में था, हम जो ऊपर वाला बोल दिए थे। इस बात का जिक्र अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी किया था। इसमें जो है श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को भी पराजित कर श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से पर जीतकर संपूर्ण श्रीलंका पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। राजेंद्र तृतीय के बारे में अगर बात करें तो यहाँ अंतिम चोल शासक थे और जटावर्मन सुंदर पांड्या द्वितीय जो थे, इनके अगर बारे में बात करते हैं तो इन्होंने ही राजेंद्र तृतीय को पराजित कर चोल साम्राज्य को पांड्य साम्राज्य में मिला लिया था, जो आपके जटावर्मन सुंदर पांड्या थे और इस प्रकार चोल साम्राज्य का अंत हो गया था। अगला आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-9 को असफल रहा, निम्न में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको PSLV-C61 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसका उत्तर सही है। तो इसरो का 101वां जो अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो था EOS-9 जो है PSLV-C61 जो है जिसको लोग ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भी बोलते हैं, उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आगे हम बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का 101वां मिशन 18 मई 2025 की सुबह तो भेजा गया था, असफल हो गया था और यह PSLV का 63वां प्रक्षेपण था। 1990 के दशक में इसकी शुरुआत के बाद PSLV अब तक कुल मिलाकर 3 बार विफल रहा है। पहली बार 1993 में विफल हुआ था अपने उद्घाटन के दौरान और उसके बाद 2017 में हुआ था, तीसरी बार अब हुआ है। उल्लेखनीय है कि इसरो के पास जो है 3 प्रमुख प्रक्षेपण यान है, GSLV, PSLV और SLV। पेलोड के वजन और जिस कक्षा में उन्हें पहुंचाना है उस आधार पर प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हमको पोलर में पहुंचाना है तो पोलर सैटेलाइट का बात करेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करेंगे। अब इसमें कुछ आपका जैसे फुल फॉर्म दिया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बने डॉक्टर वी नारायणन है। आगे बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। त्वरण का जो इकाई है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, कृत कार्य आवेग, कृत कार्य का क्या हो जाएगा? कृत कार्य का आपका जो है कि जूल हो जाएगा, कार्य का जूल होता है और आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। तो ये देखिए मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ और है, उनको देख लीजिए। जैसे आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, कार्य ऊर्जा उष्मा की मात्रा का जूल होता है, दाब प्रतिबल का पास्कल होता है, शक्ति विकिरण प्लस का वाट होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, विद्युत विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है। ये वाला बड़ी पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको मैं बता भी रहा हूं, नहीं तो स्किप करता हूं।
हरिता जो है ये फैराडे होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, चुंबकीय अभिभाव का या प्लस को वेबर बोलते हैं, विद्युत चालकता को सीमेंस बोला जाता है, प्रेरकत्व को हेनरी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण को टेस्ला बोलते हैं, ज्योति प्लस की दिव्य शक्ति को ल्यूमेन बोला जाता है, प्रदीप्त घनत्व को लक्स बोला जाता है, विद्युत धारा घनत्व को एम्पियर प्रति वर्ग मीटर कहा गया है, विशिष्ट आयतन को घन मीटर प्रति किलोमीटर और पदार्थ की मात्रा को मोल प्रति लीटर, आयतन का घन मीटर, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड और कोणीय त्वरण का रेडियन प्रति वर्ग सेकंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल अदिश स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश और सदिश, अदिश और सदिश। सदिश में जहां पे आपको दिशा और अमाउंट मतलब मात्रा दोनों का जरूरत होता है उसको हम लोग सदिश बोलते हैं, और अदिश में क्या होता है केवल और केवल मात्रा पैमाना उसको दिखाई देता है, दिशा का कोई लेना देना नहीं होता है तो उसको अदिश बोलता है। इसको समझ लेते हैं। तो द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। वैसे सभी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम हो दिशा नहीं हो, परंतु दिशा हो भी सकता है लेकिन आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा ये सब आपके अदिश राशि है। यह साधारणतः बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आइए कुछ सदिश और अदिश राशि को देख लेते हैं। जैसे सदिश राशि कौन कौन सा है, तो सदिश राशि में बल, वेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, आघूर्ण, आवेग, त्वरण ये सब आपके सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, असंजक बल, ससंजक बल ये सब क्या है, सदिश राशि है। विद्युत वाहक बल जो है ऊर्जा ये क्या है, अदिश राशि है। और विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत तीव्रता ये सभी आपके सदिश राशि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन की गति का प्रथम, न्यूटन की गति का दूसरा, न्यूटन की गति का तीसरा, न्यूटन की गति का चौथा। चौथा कहां से? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक निकाय। तो इसका उत्तर जो होगा आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में जो है गैलीलियो ने एवं उसके बाद न्यूटन ने विचार प्रस्तुत किया था। न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और न्यूटन के तृतीय नियमानुसार रॉकेट की गति उसके निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास होता है की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की जो परिभाषा है प्राप्त होती है और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है बल के व्यंजक के सूत्र का पता चलता है, m मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है और न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। ये बहुत 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 बार पूछा गया सवाल है। संवेग गति की मात्रा को बताता है, जो गति की मात्रा होती है, और संवेग जो होता है ये द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग को हम लोग इससे दर्शाते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं, और संवेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत किसी सांसद सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निपटारा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आपके बार-बार इसके एग्जाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय। लिखित संविधान सबको मानना है, स्वतंत्र न्यायपालिका सबके लिए है, द्विसदनीय विधायिका ये भी सबके लिए है, राज्यपाल की नियुक्ति तो प्रत्येक राज्य का अपना अपना मुद्दा हो गया। तो ये वाला बिल्कुल ये सही उत्तर है। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया के रूप में परिभाषित किया गया और राज्यों का यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं को संघ से पृथक कर सके। ठीक है, आइवर जेनिंग्स जो थे हम मजबूत केंद्र वाले संघ हैं, इन्होंने ये मत दिया था। मॉरिस जॉन्स जो है सहमति वाला संघ बोला था और केसी वेहर जो है अल्प संघीय इन्होंने बोला था। देखिए भारत में कौन कौन संघात्मक और कौन कौन सा एकात्मक विशेषता है ये सब के बारे में बताया गया है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। कमला प्रसाद विशेषर, मार्क कार्नी, एंथनी एल्बनीज और किर स्टारमर, ये सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तहत मतलब ये मिलान करने के लिए दिया है। आइए इसके मिलान को देखते हैं। देखिए कमला प्रसाद विशेषर अभी बहुत न्यूज में थे, ये त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ज्यादा भी न्यूज में थे कमला प्रसाद विशेषर। इसके बाद मार्के कार्नी जो है ये कनाडाई प्रधानमंत्री हैं, एंथनी एल्बनीज जो है ये ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री है और किर स्टारमर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। इसके अलावा थोड़ा सा देख लीजिए, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन है, तो क्रिश्चियन स्टारकर है और इनकी मुद्रा जो है यूरो है। जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं फ्रेडरिक मर्ज हैं, 10वें चांसलर हैं और इनका भी यूरो है। आयरलैंड जो है इनका जो प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन है और इसका मुद्रा जो है यूरो ही है। थाईलैंड जो है इनके जो प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चारनविराकुल हैं और इनका जो है थाई है। ये सब कुछ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निश्चय किया है? तो प्रति वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निश्चय किया है। पूर्व के वर्षों में आयुर्वेद दिवस प्रति वर्ष जो है धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जिस कारण इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं थी। इस स्थिति में परिवर्तन करते हुए अब आयुर्वेद दिवस के लिए 23 सितंबर का दिन जो है निश्चित कर लिया गया है। आइए कुछ परीक्षा महत्वपूर्ण उपयोगी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस जो है ये 23 मई को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस जो है ये 7 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस जो है ये 25 जून को मनाया जाता है। ये सब अभी हाल ही में मनाया गया है, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है? तो मेटकॉफ को कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, माना जाता है। 1823 में के लाइसेंस अधिनियम को चार्ल्स मेटकॉफ ने जो था रद्द कर दिया था और 1835 में प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक मुद्रक केवल जो है प्रकाशन के स्थान की सूचना देकर आसानी से अपना कार्य कर सकता था। 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था और 1823 में लाइसेंसिंग नियम के अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती थी। तो 1823 के नियम के अधिनियम से बचने के लिए राजा राममोहन राय ने जो था
अपनी पत्रिका जो है उसका प्रकाशन बंद भी कर दिया था, मिरातुल अखबार का। भारत का पहला हिंदी अखबार जो है जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम उदंत मार्तंडे था। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार द बंगाल गजट है, जो कि 1780 में जेम्स आंगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। और पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया। और गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक भारत में छापी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। आगे बात करते हैं तो जॉन मिडनॉल जो है ये पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत की भूमि की यात्रा की थी। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था और कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। अंग्रेजों के द्वारा 1612 नहीं 1613 ईस्वी में सूरत में पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कारखाना जो है 1633 ईस्वी में उड़ीसा में स्थापित किया गया था और 1686 ईस्वी में हुगली को इन्होंने लूटा था। आगे बात करें तो जो है कि वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, कैब्रोल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था, अल्मीडा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसरॉय था, फ्रांसिस डे जो था मद्रास का संस्थापक था। उसके बाद जॉर्ज चार्नक कोलकाता का संस्थापक था, गेरोल्ड आग्नियार ये मुंबई का संस्थापक था और चार्ल्स आयर ये फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो इसको जेम्स आउट्समैन और टेलर ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स आउट्समैन और टेलर ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है गोल्फ से संबंधित है। आइए कुछ प्रमुख खेल और उसके क्षेत्र को देख लेते हैं। जैसे फुटबॉल के लिए कौन कौन सा कप है? तो बेगम हजरत महल कप है, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी है, मर्डेका कप है। शतरंज का कौन कौन सा है? तो नायडू ट्रॉफी है, खितान ट्रॉफी है, लिम्का ट्रॉफी है, दुबई कप है। हॉकी का कौन कौन सा है? तो आगा खा कप है, बैटन कप है, बेगम रसूल कप है, सिंधिया गोल्डन कप है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है। पोलो का कौन कौन है? एजार कप है, राधा मोहन कप है। गोल्फ का कौन सा है? तो राइडर कप है, वाकर कप है, डनहिल कप है, सर्किट कप है। टेनिस का कौन सा है? तो डेविस कप है, ग्रैंड स्लैम कप है, हॉफमैन कप है, विंबलडन कप है इत्यादि है। चलिए 85वां क्वेश्चन मैथ्स का है, इसको देख लीजिएगा। 86वां क्वेश्चन भी मैथ्स का है। आइए 87वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सैन्य अभ्यास और उनके देशों का सही मिलान कीजिए। धर्म गार्जियन 2025, शक्ति अभ्यास 2025, एक्यूवेरियन 2025, इंद्र 2025 किसके किसके बीच में किया गया है? तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए जो धर्म गार्जियन है जापान के साथ होता है भारत का 2025 का ये छठा संस्करण था जो कि जापान में हुआ था, उसमें थल सेना शामिल था। शक्ति अभ्यास जो ये फ्रांस के साथ होता है, ये होता ही है फ्रांस के साथ, ये बदलता नहीं है। ये धर्म गार्जियन जापानी के साथ होता है। तो शक्ति अभ्यास जो है ये आपके फ्रांस के साथ होता है, फ्रांस में हुआ था, थल सेना से शामिल होता है। एक्यूवेरियन जो है ये मालदीव के साथ ही होता है, मालदीव में हुआ था, थल सेना से शामिल था। इंद्र जो है इंद्र ये भारत और रूस का ये 14वां संस्करण था। इसी तरह एक्यूवेरियन 13वां संस्करण था, शक्ति अभ्यास 8वां संस्करण था। जो इंद्र है ये भारत रूस के बीच में होता है, ये चेन्नई भारत में हुआ, इसमें नौसेना शामिल था। अकेमी जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भारत अफ्रीका देश के बीच में हुआ था, तंजानिया जगह पे हुआ था और नौसेना इसमें शामिल थे। आगे क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा के 1/8 सदस्यों को मनोनीत 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग जो है इसको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे बात करते हैं मनोनीत सदस्य जिसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो उसको मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और इनके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है यही एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए विधान परिषद में अधिकतम जो सदस्य की संख्या होती है विधानसभा की 1/3 होती है और तो न्यूनतम कितना हो सकता है 40, इससे कम नहीं होगा। भारत संबंधित विधानसभा सदस्यों की संख्या विधानसभा आकार पर निर्भर करती है और अभी भारत में जो 6 राज्यों में ये विधानसभाएं हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन एवं उसके उन्मूलन की प्रक्रिया बताई गई है। वर्तमान में 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना इसको एकदम रट लीजिए, यहाँ से एकदम क्वेश्चन बनने का चांसेस है। देखिए कितने सदस्यों को स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3। विधानसभा द्वारा कितने लोगों को चुना जाता है? तो 1/3। स्नातकों द्वारा कितना चुना जाता है? तो 1/12। सदस्यों को शिक्षकों द्वारा कितना चुना जाता है? 1/12। राज्यपाल द्वारा कितना चुना जाता है? 1/6। तो ये टोटल सदस्यों का चुनाव जो होता है उसके आधार पर बताया गया है। आगे हम बात करते हैं हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये भी कुछ देर पहले भी हम आपको बताए थे, ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था। पुष्कर कुंभ का जो आयोजन है, नहीं इस बार में नहीं पिछले बार में बताए थे। पुष्कर कुंभ का आयोजन जो है 15 से 16 मई 2025 को मध्य उत्तराखंड के चमोली जिला में 12 वर्ष बाद किया गया था। पुष्कर कुंभ का आयोजन जो है अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम केशव प्रयाग में किया गया है। गौरतलब है कि इस आयोजन में मुख्य रूप से दक्षिण भारत के वैष्णव परंपरा के भक्त शामिल होते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को भी, हाल ही में रंगाचेरा को त्रिपुरा का पहला हरित गांव घोषित किया गया। किसको? रंगाचेरा को त्रिपुरा का पहला हरित गांव। तेलंगाना राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान जो है इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला जो ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में विकसित किया जाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चर्चा में राज्य घोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान को शुरू किया है। आइए ग्रेना जो है निम्नलिखित में से किसका घटक होता है? तो ग्रेना निम्नलिखित में से जो है हरित लवक का घटक होता है। ग्रेना हरित लवक का घटक होता है। लवक की खोज सर्वप्रथम हैकेल ने की थी और जो सिम्पर है, सिम्पर ने सबसे पहले जो है लवक शब्द का प्रयोग किया था। देखिए रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे रंग का होता है और पौधों में हरा रंग जो है इसी के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये सामान्यतः रंगीन होता है और जो पुष्पों में दलों और रंगीन फलों की भित्तियों में पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन होता है जो अधिकांश पौधे के भूमिगत भागों में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं
कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार को, तो कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, इलायोप्लास्ट बोलते हैं, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट में जो ये शर्करा का स्टार्च में परिवर्तन करता है, इलायोप्लास्ट में ये वसा का संचयन करता है और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संचय करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया? वीवीआई है, आने का 100% चांसेस है मेरे हिसाब से। तो देखिए ये जो याला ग्लेशियर है इसको मृत घोषित कर दिया गया पिघलने के कारण। तो देखिए नेपाल के याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया और ये नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, क्योंकि 1970 के दशक में अब तक इसका 66% भाग जो है कम हो चुका है। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को देख लीजिए। होनोलुलु जो है, होनोलुलु में 9 मई 2025 को क्वाड देश जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान ने टेबल टॉप अभ्यास का बैठक किया था। श्रीलंका ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा की है श्रीलंका ने। और हाल ही में जो इजराइल ने गाजा के बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया और इस अभियान को गिदोन के रथ के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, गिदोन के रथ का मतलब ये वर्ड किसके लिए उपयोग किया था? इजराइल ने गाजा के ऊपर बड़े पैमाने पर जो आक्रमण शुरू किया उसके लिए। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे जो मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो पगला है, बाद में कुछ करता है, बाद में फिर माफी मांग लेता है। नीचे दी गई अभिक्रियाओं को पूरा करें। Al2O3 + 6CHCl, तो AlCl3 और आगे का जो है उसको पूरा करना है। इसमें जो क्या बनेगा वो बताना है। तो इसमें H2O बनता है, H2O बनेगा। ये आपका एक बिल्कुल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य कौन बन गया है? तो ISA जो है इसमें 123वां सदस्य जो है अंगोला बना है, अंगोला बना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हस्ताक्षर करने वाला अंगोला हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य बन गया है। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह हस्ताक्षर जो है मई 2025 में अंगोला के राष्ट्रपति जो है जोआओ मैनुअल लोरेंको की भारत यात्रा के दौरान हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्यों को और समझ लेते हैं। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन जो है ये न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौरा नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में भूटान ने जो है दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। वीवीआई, भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। अडानी पावर ने भूटान देश में जो है 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता किया है अडानी ग्रुप ने। 7 मई को सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी वीवीआई है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1960 को हुई थी। आगे बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो होती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की जाती है जो कि 1956 में आया था। क्षेत्रीय परिषद होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। स्थापना का उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है सहयोग और समन्वय स्थापित करना होता है और मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था। अध्यक्ष जो होते हैं इसके केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उपाध्यक्ष जो है संबंधित क्षेत्रों में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के पद पर रहते हैं और कार्य जो होता है ये परिषद केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार मंच के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषद की भूमिका जो होती है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए होती है, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान करने के लिए होती है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए होती है और समन्वय एवं विचार का आदान प्रदान करने के लिए होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने हैं। एयर मार्शल जो है नरमंदेश्वर तिवारी थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और जो आलोक जोशी हैं ये पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से जो दूसरा कथन है वो केवल असत्य है, बाकी सब सही है। अब तो 53वें न्यायाधीश का भी घोषणा कर दिया गया है, 53वें न्यायाधीश का भी घोषणा कर दिया गया है। सूर्यकांत देव है, शायद सूर्यकांत देव है। आइए इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एयर मार्शल नरमेंदेश्वर तिवारी जो है थल सेना के नहीं बल्कि वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए। इस पद पर 30 अप्रैल को एयर मार्शल एसपी धरकर के सेवानिवृत्ति होने के बाद 1 मई 2025 को वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी एयर कमांड को एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ रहे एयर मार्शल नरमेंदेश्वर तिवारी को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान है। थल सेनाध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी है। वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह है और नौसेना अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है, एकदम इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में आने का एकदम चांसेस है। तो ये 7वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण पहली बार जो है बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 जिलों में पटना, बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर एवं गया में किया गया था। जबकि 3 प्रतिस्पर्धा जो है जो नहीं किया गया वो दिल्ली में किया गया था। जिम्नास्टिक है, शूटिंग है और साइकिलिंग है। जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ जो है गढ़ सीमा था और मेजबान बिहार ने कुल जो है 36 पदकों के साथ जो है 15वां स्थान प्राप्त किया था और इन 36 पदकों में से 7 स्वर्ण है, 11 रजत है, 18 कांस्य है। वहीं हरियाणा जो है 117 पदकों के साथ इसमें प्रथम रहा था और राजस्थान जो है 60 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। गौरतलब है कि 12 दिवसीय यह आयोजन जो है 27 किलो में संपन्न हुआ था जिसमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, CaSO4 2H2O क्या है? तो CaSO4 2H2O जो है ये जिप्सम है। जिप्सम का फुल फॉर्म यही होता है। जिप्सम का प्रयोग जो है सीमेंट में किया जाता है ताकि मजबूती प्रदान किया जाए। जिप्सम को सीमेंट में मिलाने से जमने की गति धीमी हो जाती है जिसके कारण यह मजबूत बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जस्ता का निष्कर्षण जो है मुख्यतः जिंक ब्लेड से होता है और जिंक सल्फेट का सूत्र जो होता है ये ZnSO4 होता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2 होता है। जिंक ऑक्साइड का सूत्र Zn होता है और स्पम लवण जो होता है MgSO4 and 7H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ½ H2O हो जाता है यहाँ पे, इसमें से जल निकाल दिया जाता है और विरंजक चूर्ण जो होता है CaOCl2 होता है।
अगले क्वेश्चन का ये रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। बिल्कुल सही बात है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों ही कथन इससे सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु जो है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना ही कोई परमाणु मिश्रण होता है, से बाहर हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस है? नोबेल गैस आर्गन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आर्गन, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा नोबेल गैस होता है एक बार देख लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब नोबेल गैस है। क्लोरीन जो है ये हैलोजन वर्ग का तत्व है। क्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और अक्रिय गैसों की खोज जो है रैले और रैम्पे ने की थी। अक्रिय गैस समूह जो है 18वें वर्ग में पाए जाते हैं और अक्रिय गैसों के अंतिम कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। और रेडॉन जो होता है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जिसका उपयोग जो है कैंसर इलाज में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? कैंसर इलाज में। हाइड्रोजन एवं हीलियम का मिश्रण जो है गुब्बारे व वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया तथ्य है। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण जो है गोताखोरों द्वारा पानी में अंदर सांस लेने में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो है कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भरी जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी में वायुमंडल के सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। ये तो आपको ऊपर बताया गया 0.03 या 3% है। 0.3 या 3% ऐसे कुछ है। सर्वाधिक यौगिक बनने वाला अक्रिय गैस जो है जिनॉन है। आइए लास्ट क्वेश्चन। NaCl में निम्नलिखित में से कौन सा बंधन उपस्थित होता है? तो NaCl में निम्नलिखित में से आयनिक बंधन जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। NaCl में आयनिक बंधन उपस्थित होते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि प्राप्त आयनों के बाह्यतम कक्षाओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अक्रिय गैसों की भांति अस्थायी बन जाती है। Na और Cl जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से है। आयनिक यौगिक के उदाहरण NaCl, MgCl2 और CO इत्यादि होते हैं। आयनिक बंधन बनाने वाले यौगिक का जो है जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आपका 5वां सेट था जो कंप्लीट होता है। मिलते हैं 6ठे सेट में।